किडनैपिंग कहाँ से शुरू हुई, क्या कहानी रही इसके पीछे? कहते हैं कि वो जंगल राज था या इस तरीके की चीजें चल रही थी, तो मुझे तो वो अभी भी दिखती है। जो भी करेंगे लालू जी ही करेंगे। अच्छा, डायरेक्ट वहां तक पहुंचना है। हाँ, उसके नीचे कुछ नहीं। उसके नीचे किसी को ना पावर है ना कोई कुछ करेगा। किसी भी व्यक्ति का ट्रू सेल्फ तब झलकता है जब उसके पास पावर आता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के लिए ये बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति अच्छा था लेकिन आसपास के लोगों ने फायदा उठा लिया, तो फिर आप उस व्यक्ति की इंटेलिजेंस पे शक कर रहे हैं। तो फिर तो आप ये मान लीजिए कि लालू जी मतलब लायक ही नहीं थे सीएम बनने के। तो जो बच्चे संस्कृत पढ़ जाते हैं, आप संस्कृत पढ़ाने की व्यवस्था कर ले रहे हैं, तो क्या अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था नहीं कर सकते? अब तो गली मोहल्ले में अंग्रेजी के टीचर होते हैं। बिहार के जनमानस में एक डायलॉग चलता था, भूरा बाल साफ करो। क्या था? डेडिकेटेड मेरा वोट बैंक होना चाहिए, जो मुझे किसी भी हाल में वोट करे। जो मैं बोलूं कि तुम गधे हो फिर भी मुझे ही वोट करे। जब वो हिंदू मुस्लिम दंगे रुपाए तो नरसंहार क्यों नहीं रोक दिया उन्होंने? और जब राबड़ी देवी से प्रेस वाले पूछते हैं कि क्या चल रहा है, इतने नरसंहार हो गए, आप जाएंगे उस गाँव? तो उल्टी मैं उस गांव क्यों जाऊंगी? वहाँ के लोग मेरे वोटर थोड़ी। विकास नहीं, सम्मान चाहिए। ये नारा था। हाँ, लालू जी का नारा था। लोग उनसे बोलते थे कि लालू जी सम्मान तो बहुत मिल गया, सड़क भी दे दीजिए। अच्छा, हाँ, अब तो दे दी। हाँ, ठीक है। तो लालू जी कहते थे सड़क लेके क्या करोगे, तुम्हारे पास गाड़ी थोड़ी है, सारी गाड़ियां ऊंची जातियों के पास है, और तुम्हारे बच्चे सड़क पे खेलते रहेंगे, वो गाड़ी चढ़ा के चल देंगे। बैंगलोर एक दिन बैंगलोर नहीं बना। बैंगलोर आप ध्यान कीजिए, इन्फोसिस की शुरुआत कब हुई थी? 84 में। तो पॉलिसी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी रहे। ये नहीं कह सकते कि अरे पिछले वाले ने करा सब कैंसिल कर दो। शराब को बैन करके आप लोगों को शराब पीने से नहीं रुकाएंगे। इस पूरे घटना का जो मास्टरमाइंड बोला जाता है बिहार में, रंजीत डॉन को बोला जाता है। क्यों लिखा आपने और क्या इसके पीछे आपकी सोच थी? कैसे किताब आपने ये लिखी? चंपा विश्वास वाला आप एक बार बताइए फिर से। वो तो मुझे पौधने लगा, मैंने अपनी पोता से मतलब चंपा अब सब लोग नहीं जानते ये सब। आईएएस अधिकारी ने जहां कंप्लेन किया उसे कहा गया शांति से रहो, चुप रहो। उस आईएएस अधिकारी ने तबादले के अपने सारे प्रयास कर लिए, तबादला नहीं होने दिया गया पटना से। ट्रांसफर भी नहीं होने दिया गया। बिल्कुल, कोई भी चाहेगा मैं ट्रांसफर ले लूं। कई बार क्या होता है, यू वांट टू डू व्हाट यू लाइक, राइट? तो इस पूरे खेल के साथ आपको लगता है कि यूथ्स कभी पॉलिटिक्स में अपना फ्यूचर देख पाएंगे या फिर कहां देखेंगे? क्या प्रशांत किशोर जी ने गलती की शुरू में ही जात पात की बात करके? सबका साथ सबका विकास, ये जो नारा था, क्या इससे विश्वास उठ चुका है? इसकी हिंदी वर्जन आप कब ला रहे हैं? जी, पार्टी का आपने झंडा लगा दिया तो आप अपनी मौत को मतलब दावत दे रहे हैं। जो दुकानें होती थी उसमें शहाबुद्दीन के फोटो फ्रेम किए हुए लगे होते थे, ये दिखाने के लिए कि हम तो आप ही के हैं। इशारा घोटाले में फाइनली वो कन्वेक्ट हुए। कैसे हुआ ये पूरा उजागर? पहले लोगों ने दूसरी चीज़ों में घोटाले सुने थे, सड़कें बनाने में घोटाले हो गए, बाकी चीज़ों में घोटाले हो गए। ये चारा में कैसे घोटाला हो सकता है? लोग बोलते हैं कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी आपको प्रधानमंत्री बनाना। बिहार को अगर बिहार 2.0 बनाना हो, खुद बेहतर बनाना हो, तो आपकी क्या सुझाव होंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी, द एसकेटी पॉडकास्ट पावर्ड बाय स्टेटमेंट में आप सबों का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं, वो एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी यंग पर्सनैलिटी है जिन्होंने भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी बीटेक कंप्लीट की, बीआईटी मिश्रा से। उसके बाद से वो पहुंच गए भारत के सबसे पुराने मैनेजमेंट कॉलेज में, जहां से उन्होंने अपनी एमबीए XLRI से अपनी एमबीए कंप्लीट की, और उसके बाद से एशियन पेंट्स जैसी बड़ी कंपनी में वो सीनियर एचआर रहे लगभग 5 वर्षों तक। लेकिन कॉर्पोरेट के गलियारे से उनकी जिंदगी निकल के आ जाती है पॉलिटिक्स की युद्ध भूमि में। और इसी साल 2024 में मार्च में वो एक ऐसी किताब लिखते हैं, ब्रोकन प्रोमिसेस, कास्ट, क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन बिहार। इस किताब के बाद उनकी चर्चा पूरे देश में होने लगती है। आखिर इस किताब में ऐसा क्या है और क्यों इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है, इन सब मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शशीष अपनी पूरी टीम की तरफ से स्वागत करता हूं श्री मृत्युंजय शर्मा जी का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पॉडकास्ट पे आने। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, आपने ये किताब लिखी और इस किताब के बाद मैं और मेरे जैसे और भी कई यूथ आपको जानने लगे कि आखिर कौन है ये मृत्युंजय शर्मा जी। और ये पूरी किताब काफी इंटरेस्टिंग और ऐसी चीजें जो लोग भूल गए थे बिहार के बारे में, उसको आपने पुनर्जीवित कर दिया कहीं ना कहीं। क्या है खास इस किताब में? तो ये किताब मेरे ख्याल से एक जो दौर था बिहार का, जिसे हम अक्सर जंगल राज के तौर पर जानते हैं, जंगल राज, एक ऐसा दौर जो एक तरह से अकल्पनीय है हमारे देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी कालखंड में। और एक ऐसा दौर जिसको बहुत लोगों ने जिया है, सुना है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है हमारे देश का और हमारे समाज का जिसे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो बहुत बताना जरूरी होता है, खास करके इतिहास सबको पता होना चाहिए, ताकि उन्हें पता हो हम कहां से आ रहे हैं और उससे क्या सबक ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आप देखेंगे हमारे हिस्ट्री में जो बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है।
और मैं अक्सर बात करता हूं इस पे कि कश्मीर में जिस प्रकार की एट्रोसिटीज हुई वो बहुत ही दर्दनाक थी। कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ, हत्याएं हुई, बहुत दर्दनाक थी और वो बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट हुई। उस पे हजारों किताबें लिखी गई। आप कश्मीर के अगर किसी बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे श्रीनगर के, तो आपको इतनी किताबें मिलेंगी उस दौर पे और उस दशक पे कि आपको चूज करना मुश्किल होगा कि कहां से शुरू करें। और उसी दशक में कश्मीर में भी जो हत्याएं शुरू हुई, कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ, करीब करीब 1990 से ही शुरू हुआ। ओके, वही दौर फिर बिहार में भी रहा। और उसी समानांतर दौर में बिहार में भी इतनी ज्यादा क्रूरता, अमानवीय घटनाएं हो रही थी, लेकिन उसके बारे में एक भी किताब नहीं थी। कोई किताब नहीं, कोई किताब नहीं, एक किताब नहीं। तो अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज है। तो आप जब सर्च करेंगे तो आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल मिल गया एक स्टोरी का, दूसरे का आपको कहीं जिक्र मिल गया, लेकिन कोई भी किताब इसको एज अ पीरियड, एज अ पूरा स्टोरी, एज अ पूरा क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई किताब इसको डॉक्यूमेंट नहीं करती है। बहुत सारी स्टोरीज हैं इसमें। मैं चाहूंगा कि वहां से हम लोग शुरू करें। मैंने आपकी कई पॉडकास्ट देखी भी, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आप बता रहे कि किडनैपिंग कहाँ से शुरू हुई, क्या कहानी रही इसके पीछे। चंपारण से शुरू हुई, तो वो कहानी प्लीज हम सब लोग को बताएं कि वो क्या कहानी थी और किडनैपिंग कैसे शुरू हुई यार। तो पश्चिमी चंपारण एक जिला है बिहार का, और पश्चिमी चंपारण की जो टोपोग्राफी है वो थोड़ी ऐसी है कि वहां पे वो नदी, जंगल बहुत ज्यादा है, जो रिवराइन टोपोग्राफी बोलते हैं, और एक तरफ नेपाल लगता है और एक तरफ उत्तर प्रदेश लगता है। तो वहां पे डकैतों का बड़ा प्रकोप था, और सो डकैती करते थे, वापस जंगल में छिप जाते थे, और बहुत ज्यादा हुआ तो बॉर्डर क्रॉस करके इधर उधर चले गए। तो 1980 के दशक में एक वहां पे एसपी आए और उनको एक मैंडेट दिया गया कि किसी प्रकार से डकैती कम की जाए, बहुत ज्यादा प्रकोप है डकैतों का यहाँ। तो उन्होंने एसपी ने बहुत एक इंजीनियस तरीका निकाला। उन्होंने सारे डकैतों को बुलाया और बिठा के उनसे बात करी, उनको समझाया कि देखो जो डकैती है ये एक बहुत पुराना तरीका हो गया, ये तो बहुत हम लोग पीछे जा रहे हैं, और डकैती में बहुत ज्यादा रिस्क भी है। आप डकैती करने कहीं जाते हो तो गोली बंदूक का इस्तेमाल करना पड़ता है, भाग दौड़ करना पड़ता है, पुलिस इनकाउंटर में मारे जा सकते हो, छुप के जाके वापस ही जंगल में ही रहना पड़ता है। तो ये कैसी जिंदगी है, तो बहुत रिस्क है डकैती में। तो डकैती मत करो, रादर ऐसा करो कि जिनके पास पैसे हैं उनसे पैसे किसी प्रकार से लेने का प्रयास करो। जो पैसे वाले हैं वो दे भी देंगे, और वहां से अपहरण की शुरुआत होती है। तो शुरुआत में ये डकैत क्या करते हैं, सबसे पहले इन्होंने अपहरण करना शुरू किया लैंडलॉर्ड्स का, जो जिनके पास बहुत ज्यादा खेत और संपत्ति थी, और उन्हें लगा कि उनको किडनैप कर सकते हैं आराम से, उनसे उसके बदले में पैसा मांग सकते हैं, छोड़ सकते हैं, थोड़ा लेस रिस्क का चीज है। तो वहां से शुरुआत होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये एक क्योंकि बेरोजगारी थी, क्योंकि लोगों के पास कुछ करने को नहीं था, और ये एक नया एवेन्यू दिख रहा था पैसा कमाने का, तो और लोग इन्वॉल्व होने लगते हैं। तो शुरू होता है पश्चिमी चंपारण से, लेकिन बाकी हिस्सों में ये फैलने लगता है। फिर ये सारे फैक्टर्स कि जंगल है, नदी है, बॉर्डर है, वो सब इमटीरियल हो जाता है। फिर है कि अब कहीं भी हो सकती है, जब वहां हो सकता है तो दूसरे जिलों तक फैलता है। फिर क्या होता है कि शुरू में तो सिर्फ लैंडलॉर्ड्स हैं जिनकी किडनैप हम कर रहे हैं। अब वो लैंडलॉर्ड्स भी काफी पावरफुल रहते हैं अपने अपने एरियाज में, तो उनका किडनैप करना इतना आसान नहीं होता है, उनके पास भी लठायत और ये और वो होते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि ये सबसे अच्छे टारगेट क्राउड नहीं है हमारे। तो फिर किडनैपिंग शुरू होती है प्रोफेशनल्स की, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, उन तरह के लोगों की। उनको किडनैप करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है, वो पैसा आसानी से भी दे देते हैं। तो वहां से वहां वो शिफ्ट हुआ, तो और गैंग्स निकल कर आ गए, शहरों में निकल कर आ गए। पहले एक ग्रामीण और बीहड़ के इलाकों में ये था, वो पटना तक पहुंच गया। पटना के सबसे फेमस डॉक्टरों का अपहरण हुआ। और फिर आखिरी दौर में जब उससे भी आगे बढ़ा, गैंग्स और बढ़ गए, कंपटीशन और बढ़ गया, संख्याएं और बढ़ गई, इसने एक उद्योग का पूरा रूप ले लिया। तो फिर हुआ कि बड़े लोगों का अपहरण करना भी थोड़ा मुश्किल है, उनको पकड़ना, बिठाना, धक्का मुक्की करना, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। तो फिर वो बच्चों के अपहरण पे आ गए, क्योंकि बच्चों का अपहरण करना बहुत आसान होता है, छोटा बच्चा है, उठा के ओमनी में बिठा के आप कहीं भी ले जा सकते हैं। और दूसरा, बच्चों के लिए कोई भी माँ बाप कितना भी पैसा दे सकता है। तो सबसे सेफेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू अर्न मनी हो गया। और इस प्रकार से 2004-05 आते आते हम डेटा देखते हैं, 1992 से 2004 के बीच, मैंने बुक में कोट भी किया है, करीब 32,000 किडनैपिंग्स होती है बिहार में। और जो पश्चिमी चंपारण, जो वहां का हेडक्वार्टर्स है बेतिया, वहां तो दिन के औसत 2 किडनैपिंग्स होते थे एक छोटे से टाउन में।
तो उसने पूरा एक उद्योग का ही रूप ले लिया था। और कई इसमें से, मैंने इनफैक्ट एक इंस्टेंस भी कोट किया है, इसमें से कई ऐसे किडनैपिंग्स होते थे जिनके फाइनली तार जुड़ के पहुंच जाते थे या तो वहीं के किसी मिनिस्टर के यहाँ, मिनिस्टर के बेटे के यहाँ, और इनफैक्ट कई केसेस में पॉलिटिकली सपोर्टेड था ये सब कुछ। पॉलिटिकली सपोर्टेड था। वो पूरा एक सबके उसमें हिस्सेदारी थी, हाँ। नेक्सस था। और इनफैक्ट कई सारे क्रेडिबल सोर्सेज और फर्स्ट हैंड लोगों ने मुझे बताया है, और बहुत रेप्यूटेड लोगों ने बताया है कि बहुत सारे किडनैपिंग्स के तार तो सीएम हाउस से जुड़े आते थे। इनफैक्ट मैं अभी जेएनयू में एक सेशन कर रहा था, इसी किताब के ऊपर बुक टॉक था, और वहां हमारे साथ राम बहादुर राय जी थे, जो प्रतिष्ठित देश के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकार रहे हों, और उन्होंने अपनी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताई कि किस प्रकार से उनके एक परिचित का अपहरण हुआ था, और उनके उन परिचित ने उनको लालू के पास लेके गए। राम बहादुर जी की बहुत अच्छी बनती थी लालू जी से, तो इनको लेके गए कि चलिए लालू जी को बोल दीजिए कि किसी प्रकार से छुड़वा दिया जाए, और फिर वो व्यक्ति वापस आ जाता है 2-3 दिन के बाद। तो बहुत सारे, तो वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री। उस समय राइट, जो आपने किताब में भी जिक्र किया है, 1992 से लेकर 2005 के बीच लगभग 30,000 किडनैपिंग हुई। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, जो आंकड़े कहते हैं कि एलसीआरबी के, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, कि लगभग 294 किडनैपिंग केस पर डे है 2022 में, और पूरी इंडिया में 1,10,140 किडनैपिंग के केसेस हैं। यूपी, जहां आप बीजेपी से हैं, मैं लोगों को ये भी बता दूं कि आप इलेक्शन पूरा मैनेजमेंट झारखंड का आप लीड कर रहे हैं, और यूपी जहां पे बीजेपी की सरकार है, आपको जान के हैरानी होगी या आप शायद जानते ही होंगे कि 2022 में वहां किडनैपिंग की जो केसेस हैं वो है 16,262। 21 में है ये 14,554, और 2020 में ये आंकड़ा है 12,913। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि जहां एमपी का भी अगर आप सुनना चाहें, 2022 में 10,409, 21 में 9,511, 2020 में 7,320, यानी बढ़ते हुए क्रम में हर जगह पे ये बढ़ता चला गया, 20, 21, 22। यही हाल महाराष्ट्र का भी है, और अभी भी बिहार में जब नीतीश जी की सरकार है, 2022 के आंकड़े हैं 11,822 किडनैपिंग केसेस, और 2021 10,198। तो मैं जब देख रहा हूं कि आप कहते हैं कि 30,000 किडनैपिंग वहां हुए भाई लगभग 2005 तक, 1990 से लगभग 15 वर्षों में, अभी मैं जब देख रहा हूं इन 3 वर्षों का यूपी का, तो ये तो 30 को पार कर जा रहा है, ये तो 42 में है, 42-44 में है। तो ये कहना कि उस समय किडनैपिंग एक इंडस्ट्री हो गई थी या एक इंडस्ट्री बन चुकी थी, क्या आप ये नहीं मानते कि आज भी वही रवैया, सरकार को हटा दीजिए, कोई भी सरकार, यहां बीजेपी शासित प्रदेशों का भी यही हाल है, और बाकी आप जंगल राज्यों में, तो अगर इस बिना पे या इस आधार पे हम कहते हैं कि वो जंगल राज था या इस तरीके की चीजें चल रही थी, तो मुझे तो वो अभी भी दिखा। बहुत अच्छा सवाल है आपका, मुझे खुशी है आप ये सवाल पूछ रहे हैं। 2 फैक्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला, ये जो नंबर्स है रिपोर्टेड नंबर्स है। बिल्कुल। अब रिपोर्टेड नंबर्स में क्या डिफरेंस आता है, आज के डेट में आप किसी भी स्टेट में इंडिया में चले जाएं, जनरली जब आप एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो एफआईआर होने की चांसेस काफी हाई होती है। कई बार अभी भी आप जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस वाले थोड़ा आनाकानी करेंगे कि नहीं यार अभी एफआईआर नहीं लिखेंगे वो, लेकिन आप थोड़ा सा इंसिस्ट करेंगे तो एफआईआर लिखेंगे, आपको एक कॉपी भी देंगे। एंड जनरली अक्रॉस इंडिया आप देखेंगे तो रिपोर्टेड नंबर्स जो अभी आपको दिखेंगे और एक्चुअल नंबर्स दिखेंगे उसमें बहुत क्लोजनेस रहेगा। आप जब 90 के दशक की बात करें बिहार की, मैं बोलता हूं पहले आप एक एफआईआर करके दिखवा दे, तो पहला डिफरेंस वहां आता है, ये रिपोर्टेड नंबर्स है, राइट। दूसरा, क्राइम कभी खत्म नहीं होगा, दैट्स अ हार्श रियलिटी, लेकिन क्राइम को आपने ही एक पॉडकास्ट में कहा कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्राइम को मिनटों में कंट्रोल कर सकती है। नहीं, मैं आ रहा हूं उस पर। मिनिमाइज करना और जीरो करना दोनों में डिफरेंस। मैं बोल रहा हूं कभी जीरो नहीं होगा क्राइम, जब तक ह्यूमंस हैं, लोग हैं, तो क्राइम होगा दुनिया के किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में आप उसको बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस आता है स्टेट का रवैया है क्या है क्राइम के प्रति, वो इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ठीक है, क्राइम हुआ और उस पर स्टेट ने कैसे रिएक्शन किया है, करेक्ट। तो अगर स्टेट उस क्राइम का पार्ट बन जाता है तो वो दयनीय स्थिति है। लेकिन अगर स्टेट और पुलिस उस क्राइम के अगेंस्ट रहते हैं, तो अब मैं उसके दूसरे डेटा में जाना चाहूंगा, जहां पे इतने एफआईआर्स हुए अगर किडनैपिंग के, तो कितने केसेस सॉल्व हुए, वो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द स्टेट्स रिस्पॉन्स टू दैट क्राइम। मैं 90 के पीरियड को इसलिए बोल रहा हूं ज्यादा प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि उसमें ज्यादातर केसेस में आप स्टेट और पुलिस को क्राइम के साइड में देख रहे हैं, उसके अगेंस्ट नहीं देख रहे हैं।
सो दैट्स द डिफरेंस। आप कहना चाहते हैं कि उस समय यानी 90 का जो दौर था और फिर लगभग जो 2005 तक चला, ये 15 साल जो लालू के थे, उसमें कहीं ना कहीं स्टेट जो थी यानी गवर्नमेंट जो थी, जो पॉलिटिशियंस थे, वो खुद भी शामिल थे इस पूरे किडनैपिंग की जिद्दों को झेलने के लिए। कुछ ऐसी कहानियां हैं आपके पास जो अपनी किताबों में मैंने अभी एक राम बहादुर राय जी की आपको एग्जाम्पल बनाई। हाँ, और मतलब देश के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकार और फर्स्ट हैंड उन्होंने अगर ये कहा है तो विल हैव टू दूसरा एक बहुत फेमस इंसिडेंट है। इनफैक्ट एक पटना के ही बहुत फेमस डॉक्टर रहते हैं और वो एक गाड़ी खरीद के लाते हैं, नहीं 1997-98 के आसपास की बात है। और वो गाड़ी खरीद के लाते हैं तो उनके पास कुछ एमएलएज होते हैं आरजेडी के, जिनको पता चलता है कि वो गाड़ी खरीद के लाए हैं। उनके घर पहुंचते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें भी टेस्ट करने को दिया जाए गाड़ी, वो चला के थोड़ा देखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब उन्हें गाड़ी दे देते हैं अपनी और वो फिर निकलते हैं और कुछ घंटों तक वापस नहीं आते। तो डॉक्टर साहब चिंतित होने लगते हैं और डॉक्टर साहब प्रतिष्ठित व्यक्ति पटना के इनफैक्ट, और उनके जो दामाद होते हैं वो खुद भी सर्विसेज में होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में होते हैं। तो वो भी अपना पूरा तंत्र लगा देते हैं पता करने की गाड़ी गई कहाँ, शाम को नहीं आती है, रात को नहीं आती है गाड़ी। तो अब ये लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। ये लोग पुलिस में जाते हैं, रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। तो आपको पता है कि पुलिस क्या करेगी उसमें। तो कोई फिर इनको कहता है कि ये देखिए ये लोग और कोई कुछ नहीं करने वाला है, इसमें जो भी करेंगे लालू जी ही करेंगे। अच्छा, डायरेक्ट वहां तक पहुंचना होगा। हाँ, उसके नीचे कुछ नहीं हो सकता। उसके नीचे किसी को ना पावर है ना कोई कुछ करेगा, तो जो भी करेंगे लालू जी ही करेंगे। तो व्यक्ति दूसरे दिन सुबह 8 बजे उठते हैं और लालू जी के पास टाइम लेके पहुंचते हैं। अच्छा, कि जाते हैं लालू जी से विनती करते हैं किसी प्रकार से हमारी गाड़ी हमें वापस करवा दी जाए। और जब वो गेट से घुसकर घर की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं उस गलियारे में उनकी वो गाड़ी खड़ी है। उसी गलियारे में और वो देख के चकित रह जाते हैं कि भाई हमारी गाड़ी यहाँ क्या कर रही है। और पहुंचते लालू जी के पास, जाके बोलते हैं कि साहब तो हमारी गाड़ी है जो वहां पे लगी हुई है। तो बोले अच्छा आपकी गाड़ी है, तो कोई बात नहीं, इन लोग सब लेते आया होगा, कुछ ले दे के अपना लेते जाइए। तो ले दे के लेते जाइए। हाँ, मैनेज कर लीजिए। तो उनको फिर अपनी ही गाड़ी ले जाने के लिए 3 लाख रुपए इनको देने पड़ते उस दौर में। तो these are very well known stories across, अगर कोई भी आप पटना के व्यक्ति, बिहार के व्यक्ति से पूछ ले तो ऐसी कितनी ही घटनाएं होंगी जो आज भी बिहार में बहुत ऐसे युवा हैं जो लालू जी या फिर उनके परिवार के लिए बहुत अच्छा नजरिया रखते हैं और ऐसा वो मानते हैं कि वो उनके मसीहा हैं और उन्होंने जो पिछड़ी जातियां, यादव और भी जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको बहुत आत्मबल दिया, उनको सम्मान दिलवाया जो शायद उनके पास तब नहीं था, उससे पहले। इसमें कितनी सच्चाई आप देखने, क्या वो सच में ही सामाजिक न्याय के मसीहा रहे? क्या सच में उन्होंने दलितों के लिए कुछ बेहतरीन काम किए, या फिर ऐसा कुछ है कि बाहर से कुछ और है और अंदर की कुछ और बात है? देखिए, ये नैरेटिव्स को आप नैरेटिव से काउंटर कर सकते हैं। आप बोलेंगे मान लीजिए कि बहुत आवाज दी, मैं बोलूंगा नहीं आवाज नहीं दी, तो इसका कोई अंत नहीं है। तो इसको देखने के लिए बहुत फैक्चुअली आप देखिए। मैं बोलता हूं मान लीजिए आपने एक सेक्शन उठाया, यादव्स उठाया, कोई भी एक जाति आपने उठाई, एक समूह उठाया वहां का, आप कह रहे हैं कि उनको उन्होंने आवाज दी, तो वो आवाज सिर्फ बिहार में उन्होंने दी। तो बिहार के जो उस वर्ग के लोग होने चाहिए, फिर वो दूसरे स्टेट में जो उसी जाति के लोग होने चाहिए उससे बहुत ज्यादा वो एम्पावर्ड होने चाहिए। बिल्कुल एम्पावर्ड होने चाहिए। तो क्या ऐसा है कि बिहार के यादव या कोई भी एक कास्ट उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के उन्हीं कास्ट के लोगों से बहुत ज्यादा एम्पावर्ड है या सोशियो इकोनॉमिकली बेटर है? नहीं। तो फिर वो आवाज कहां गई? पहला। दूसरा, अगर आप कहते हैं कि आपने आवाज दी और आपने उनके स्तर में बढ़ोतरी लाई, उनको अपॉर्चुनिटीज दी, तो अभी 2024 में कास्ट सेंसस हुआ 2023 में बिहार में, उसमें सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स देखा गया फिर से सारे कास्ट का। तो आज भी वो कास्ट अगड़ी जातियों से क्यों पीछे हैं सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में? आप पिछले 35 सालों से आवाज दे रहे हैं, उनको पावर दे रहे हैं, तो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर में चेंज क्यों नहीं दिख रहा है? तो ये आवाज का हुआ क्या आखिर? आवाज देके आपने लड़वाया आपस में उन दोनों को, कास्ट को, ये मैं मानता हूं। और हाँ, आपने जातीय हिंसाएं करवा दी, ये मैं मानता हूं। लेकिन उसके अलावा उस आवाज का आप एक मेरे को पॉजिटिव बेनिफिट दिखाइए, किसी न किसी प्रकार से तो मैनिफेस्ट होना चाहिए। हिंसा से भी तो कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ, सामाजिक स्तर हिंसा से कभी बेनिफिट नहीं हो सकता, बेनिफिट नहीं होगा। हिंसा से कहां का बेनिफिट हुआ है? तो मेरे को एक पॉजिटिव उसका आउटकम दिखाइए तो मैं मान लूं एकदम प्रैक्टिकली कि हाँ आपने आवाज दी। लालू जी से पहले आप ये मानते हैं कि सामाजिक स्तर पे जो पिछड़ी जातियां थी उनका शोषण ज्यादा था, या बहुत ज्यादा? सच में उनको सम्मान नहीं मिलता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए
बहुत जरूरी था। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, सबसे पहली चीज आप देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे ज्यादा अगर विग्रस डिबेट्स हुए तो इसी पे हुआ कि ये जो पिछड़ी जातियां हैं, समूह है, इनको कैसे हम अफर्मेटिव एक्शन से मुख्य धारा में लेके आए। सबसे ज्यादा इस पे डिबेट्स हुए। आप देखेंगे सबसे पहला जो हमारा अमेंडमेंट हुआ ये भी रिजर्वेशन के लिए इनफैक्ट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में SC/ST रिजर्वेशंस थे, 90 में केंद्र सरकार लेके आई ओबीसी के लिए रिजर्वेशन। आप देख लीजिए 1978 में जब ओबीसी रिजर्वेशन की कोई बात नहीं हो रही थी केंद्र के स्तर पे, उस समय बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने उस समय बात की ओबीसी और EBC बाइफर्केशन की और रिजर्वेशन की। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रताड़ना थी, वो पीछे थे, समाज की मुख्य धारा में नहीं थे और उनको लाने के लिए वो मेहनत करने की जरूरत थी। मैं बस यही बोल रहा हूं कि वो लाने के 1000 तरीके हो सकते हैं, वो लाने का तरीका ये नहीं हो सकता है कि आप आपस में एक दूसरे को लड़वा दें। शुरू में शायद लालू जी लोगों के लिए काफी प्रिय रहे, उन्होंने कई ऐसे काम भी किए। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या करते थे ऐसा कि लोगों का दिल जीत लेते थे, या लोगों को ऐसा लगता था कि ये अपना नेता है और ये सच में कुछ करेगा। ऐसे वॉक एंड प्रॉमिसेस, आपने नाम भी दिया किताब का, यानी कुछ उम्मीदें, बहुत उम्मीदें थी उनसे, लेकिन बाद में आपको ही मैंने सुना है ये कहते हो कि बाद में उनका जो उनकी रियलिटी थी, जो अंदर का एक रियल लालू जी थे, वो बाहर आने लगे। क्या है ये पूरी मतलब? हाँ। तो शुरुआत में देखिए, किसी भी व्यक्ति का ट्रू सेल्फ तब झलकता है जब उसके पास पावर आता है। क्या बात, बिल्कुल सही। पावरलेस कभी अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखाता है। अग्री। तो लालू जी जब तक विपक्ष में थे, जब तक एक विरोध करना है, विरोध के स्वर उठाने हैं, दूसरा विपक्ष में हर नेता अच्छा लगता है ना। और जो सत्ता पक्ष में आता है तो फिर वो, आप देखेंगे ट्रेंड्स है, आपके दिल्ली में देख लीजिए, हर जगह ट्रेंड देख लीजिए। तो विपक्ष में रहना बड़ा आसान है, हर चीज को गाली दो और लोग आपके साथ जुड़ते हैं कि वाह ये तो हमारी बात कर रहा है। लालू जी बोलने में बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छे, है ना। और एक उनका स्टाइल है और अपना लोगों से जुड़ने का, और एक से जुड़ने का, और वो जमीन से आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो बहुत ही एक साधारण गरीब बैकग्राउंड आप बोल सकते हैं। तो लोगों का दर्द समझना, उसको अप्रिशिएट करना और बिहार की असली स्थिति समझना बहुत सही था उनको, और इसलिए शायद वो लोगों से जुड़ पाए। तो उनकी भाषा में बात करना, मजाक करना, उन्हीं चीजों पे बात करना जिससे वो ग्रसित हो, तो इसलिए लोगों ने उनको पसंद करना शुरू किया कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो एक ऐसे बैकग्राउंड से आता है जिसका कोई पॉलिटिकल लीनिएज नहीं है, दूसरा पिछड़े कास्ट से आता है, तीसरा एक गरीब परिवार से आता है, मेहनत करके आया है, तो ये हमारा नेता है। और चूंकि ये इस प्रकार के बैकग्राउंड से आता है तो ये हमारा दर्द समझेगा, और समझेगा तो सॉल्व करेगा। तो ये एक आस बनती है किसी में भी। तो यही आस बन करते थे लोगों से जुड़ने के लिए, क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज करते थे छोटे छोटे। तो जब तक वो सीएम नहीं बने तब तक तो ऑडिटरी उनकी, और 1988 में कर्पूरी ठाकुर जी का जब देहांत हो गया तो विपक्ष के नेता भी बने वहां विधानसभा में, बिहार विधानसभा में। तो ऑडिटरी के मामले में उनसे कोई सानी नहीं था। जब वो मुख्यमंत्री भी बने तो सबसे शुरुआती जो उनको कुछ चीजें रही, और एक तरह से आप बोलेंगे तो उनको व्यक्ति को थोड़ा सा वो पसंद था, मतलब एक शोमैनशिप जिसको बोलते हैं, तो दिखना दिखाना वो बहुत पसंद था। तो मुख्यमंत्री बने तो शुरुआत में ही जैसे अगर पटना किसी चौराहे पे खड़े हो गए और कुछ खुद विसल लेके और डंडा लेके और ट्रैफिक मैनेज करने लगे अगर भीड़ भाड़ है तो, या पटना की दलित बस्तियों में चले गए वाटर टैंकर लेके और बच्चों को नहलाने लगे कि सब साफ सुथरा रहा करो, कंघी मारा करो। कहीं सड़क से जा रहे हैं, बीच में कहीं पेड़ दिखा, कुछ लोग बैठे तो वहीं बैठ के अपना चौपाल लगा दिया। तो इस प्रकार से शुरुआती जितने भी स्टेप्स थे वो बहुत वो लोगों को दिखा कि अरे ये व्यक्ति, इनफैक्ट जब सीएम बने तो सीएम हाउस नहीं गए, वेटरनरी कॉलेज से ही जाते थे। अच्छा है ना, वेटरनरी कॉलेज से विधानसभा जाते थे, सचिवालय जाते थे, साइकिल लेके चले जाते थे। तो सबको लगा कि वैसा व्यक्ति है जो हाँ जमीन से जुड़ा हुआ है और अभी भी जमीन से जुड़ा हुआ है, वैसों की कोई भूख नहीं है, भूख नहीं है, करेक्ट, और वैसी ही चीजें कर रहा है जिससे आम आदमी कनेक्ट हो सके। चरवाहा विद्यालय उन्होंने खोला कि वैसे बच्चे जो गाय चराते हैं, मैं इसकी बात चली थी, हाँ वैसे बच्चे जो गाय चराते हैं, गाय चराते चराते स्कूल में पढ़ भी लेंगे और गाय चर भी जाएंगी। तो ये सब सामाजिक रूप से, इनफैक्ट जितने भी आप देखेंगे, जैसे हमारे यहाँ जो बिहार में तार के पेड़ होते हैं, पहले उनके ऑक्शंस होते थे, ऑक्शन हटा दिया उन्होंने। जो तालाब में मछली पकड़ने का ऑक्शन होता था, ऑक्शन हटा दिया। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स है जिससे लगने लगा कि यार इन लोगों का दर्द समझते हैं, प्रॉब्लम समझ रहे हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो कनेक्ट होने लगा। लेकिन क्या होता है कि पॉपुलर स्टेप्स दिखाना और हार्ड स्टेप्स लेना में बहुत डिफरेंस होता है ना। तो कुछ कुछ चीजें बहुत आपको सिंपल लगेंगी और बहुत ब्लैंड लगेगी, यार ये तो बहुत साधारण सी चीज है, लेकिन वो हार्ड स्टेप होता है और उसके लॉन्ग लास्टिंग इंप्लीकेशंस होते हैं। तो जो असली राजनेता होगा वो कभी भी वो ज्यादा करना चाहेगा,
दिखावे वाली चीजें कम करना कम करना चाहे। राइट। तो मेरे ख्याल से वो दिखावे वाली चीजें तो उन्होंने बहुत कर ली, लेकिन जो हार्ड स्टेप्स, फॉर एग्जांपल मैं बुक में कोट भी करता हूँ, सबसे ज्यादा अगर बिहार में किसी चीज की जरूरत थी तो लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत थी। ओके। है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा भूमिहीन लोग आप देखेंगे तो बिहार में थे, कभी उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया लैंड रिफॉर्म्स को। वो तो खुद ही ऐसी चीजें आती रही कि वो नौकरी दिलवारी के नाम पे जमीन लेते गए बिल्कुल, और ऐसी चीज। कभी तो बिकॉज वो हार्ड स्टेप था, उनको पता था कि फिर उस पर बहुत रेजिस्टेंस आएगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो कभी वैसी चीजें नहीं करते। और वैसी चीजों जो दिखे ज्यादा, उन चीजों में उनको महारत हासिल थे। कुछ लोग ऐसा मानना है कि लालूची सही, लेकिन उनके अगल बगल में जो लोग थे, यानी जो कोर एक तरीके से होती है, उन लोगों ने उनका गलत फायदा उठाया, वो ठीक थे, ऐसा मतलब एक बाकी लोग ऐसा समझते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बड़ा रिसर्च किया है इन सारी चीजों देखिए, को लिखते हुए। अगर आप किसी भी व्यक्ति के लिए ये बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति अच्छा था लेकिन आसपास के लोगों ने फायदा उठा लिया, तो फिर आप उस व्यक्ति की इंटेलिजेंस पे शक कर रहे हैं। तो फिर तो आप ये मान लीजिए कि लालू जी मतलब लायक ही नहीं थे सीएम बनने के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं नहीं मानता हूँ। ये रही, मैं मानता हूँ कि वो बहुत शार्प और श्रूड, बहुत शार्प, बहुत इंटेलिजेंट। कोई अगल बगल वाला उनको समझा दे और इस कारण से वो थे, ये एकदम फॉल्टी आर्गुमेंट में मानता हूँ। और आसपास कोई भी एक नाम भी आप मुझे नहीं बता सकते हैं एक्चुअली, जो आप बोल दे कि वो ज्यादा शार्प था और वो लालू जी को चला रहा था। एक नाम आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई लालू प्रसाद यादव को चला रहा, नॉट एट ऑल। जो भी हुआ, जो भी किया गया, वो सीधा सीधा आपको एट्रीब्यूट करना होगा उस व्यक्ति को, चाहे अच्छा चाहे बुरा। बिहार के मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी। उस समय उन्होंने एक लाया मैट्रिक विदाउट इंग्लिश, और एक नया दौर इसको उस समय माना जा रहा था कि मैट्रिक पास करने के लिए, 10th बोर्ड पास करने के लिए इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं रहेगा। आपको पता होगा कि आज भी यही हाल है। आज 2024 के इस देश में, बिहार में इंग्लिश मैट्रिक में कंपल्सरी पेपर रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? और मुझे लगता है कि बिहार को इंग्लिश से सिर्फ दूर नहीं किया गया, बिहारियों को हायर एजुकेशन से भी इस तरीके से दूर कर दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन नहीं करते, यानी विश्वविद्यालय में नहीं जाते, उनको जात पात धर्म में फंसाना बहुत आसान है। क्योंकि जब विश्वविद्यालय में कोई जाता है तो वो विश्व के बारे में जानता है, समझता है, लेकिन उससे नीचे की अगर उसकी शिक्षा है तो उसको फंसाना बहुत आसान है। और इंग्लिश को मैं उसमें एक रीजन मानता हूँ बहुत बड़ा, क्योंकि 10th तक आप कहते हैं इंग्लिश नहीं पढ़ना है, 12 में आप इंग्लिश को कंपल्सरी कर देते हैं, फिर कहते हैं कि अब इसमें फेल तो तुम 12 में ही फेल हो जाओगे। और जो बच्चे हिंदी माध्यम में 12वीं पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं, भौतिकी पढ़ रहे हैं, आप उनका भविष्य कहाँ देखते हैं? ये इस पूरे मामले को आप कहाँ देखते हैं? और ये अभी तक क्यों अटका हुआ है? अब तो नीतीश जी हैं, कई बार आपकी सरकार रही, दोनों बल्कि अभी भी सरकार चला रहे हैं, इसको सॉल्व क्यों नहीं किया था? तो जब कर्पूरी जी ने ये किया था 70 के दशक में, थोड़ी सी रियलिटी समझनी पड़ेगी। मे बी हाइंडसाइट में हमें लगता है कि बहुत ब्लैक एंड व्हाइट डिसीजन था और ये गलत था, लेकिन अब सोचिए उस समय बिहार की साक्षरता दर क्या थी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी क्या रही होगी, मैं उनके दिमाग से सोचना चाह रहा हूं। तो कई बार आपको लगता है कि यार कम से कम पहले हम 10वीं पास करने वालों की संख्या थोड़ी सी कर ले, इंग्लिश बाद में देख लेंगे। दिस कुड हैव बीन द थॉट, क्योंकि इंग्लिश दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा इंपेडिमेंट है लोगों को 10th पास करने में ही। जब वो 10th पास ही नहीं कर रहा है तो 11th 12th में जाएगा नहीं, फिर ग्रेजुएशन में जाएगा नहीं, तो हम उस जगह पे रोक दे रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया। आगे मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं उस चीज का डिसीजन मेकिंग समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करूंगा, मैं इंग्लिश जाने दूंगा भी 10th में, कम से कम वो आगे हाई स्कूल में जाए और उसके बाद वो ग्रेजुएशन में जाए। दिस इज फर्स्ट। आज भी जब आप देखते हैं तो ये बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ जैसे इनफैक्ट एक और मैं एक पैरेलल एग्जांपल देता हूं। हमारे स्कूल्स में भी आपको ध्यान होगा कुछ वर्षों पहले तक आप हर क्लास में फेल कर सकते थे, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। सीबीएसई ने क्या किया, कहा कि नहीं आप 7th या 8th तक अभी है या 6th तक, मुझे याद नहीं, 7th या 8th तक वहां तक आप फेल नहीं कर सकते बच्चे को। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि पहले बेसिक उसको जितना सीख सकता है सीख लेने दो, एक थ्रेशोल्ड पे आने दो, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि वो आगे क्लास में जाने के लायक है या नहीं। तो आप डिबेट कर सकते हैं इस चीज को। सेम विद हिंदी इंग्लिश वाला क्वेश्चन। अभी भी बिहार में सरकारी स्कूलों पर रिलायंस बहुत ज्यादा है, सारे हिंदी मीडियम है। आप उन बच्चों को कहां ले जाना चाह रहे हैं? या तो आप बोलना चाह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, या तो 10th ढंग से पास करो, मतलब इंग्लिश ढंग से पास करो, नहीं तो नहीं आगे बढ़ने दूंगा। दूसरा आप बोल रहे हैं कि नहीं जो भी है कम से कम डिग्री ले लो, फिर आगे देखेंगे, इंग्लिश अगर सीखना होगा तो साइड से तुम सीख लेना, कोचिंग ले लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। तो कई बार ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट डिसीजन जो हमें लगते हैं थोड़े ग्रे होते हैं। और आपको, हम जिस परिवेश से आते हैं तो थोड़ा सा सिंपलर भी लगता है हमको डिसीजन मेकिंग। हमें लगता है क्या दिक्कत है, इंग्लिश सीख लेंगे। लेकिन आप सोचिए कि एक बहुत बड़ा तबका
जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, यहाँ शिक्षक को इंग्लिश नहीं आती, स्टूडेंट को तो छोड़ दीजिए आप। अब जब शिक्षक उसको बचपन से कभी इंग्लिश सिखा ही नहीं रहा है, तो हम उसे कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे कि वो 10th में पास कर पाएगा? आपसे यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे इंग्लिश कंपल्सरी नहीं है, तो बिहारी जो बच्चे होते हैं वो इंग्लिश नहीं पढ़ते, क्योंकि नंबर ही नहीं जोड़ना, तो इंग्लिश क्यों पढ़े, लेकिन संस्कृत पढ़ जाते। अब मैं मृत्युंजय शर्मा जी से ये जानना चाहूंगा कि संस्कृत और इंग्लिश में अधिक कॉम्प्लिकेटेड, अधिक कठिन क्या है? और मेरी नजर से संस्कृत ज्यादा कठिन है, इंग्लिश कहीं कहीं अधिक आसान है। तो जो बच्चे संस्कृत पढ़ जाते हैं, आप संस्कृत पढ़ाने की व्यवस्था कर ले रहे हैं, तो क्या अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था नहीं कर सकते? अब तो गली मोहल्ले में अंग्रेजी के टीचर होते हैं। तो क्या अगर सरकार चाहे, और क्या आपको नहीं लगता कि ये सच में जरूरी है? आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंग्लिश, इंडिया इंग्लिश, और आप बिहार में कहते हैं कि यार इंग्लिश पढ़ना आवश्यक नहीं है। वही झारखंड हमसे हटके बनता है और झारखंड में इंग्लिश कंपल्सरी है। आप तो खुद झारखंड की राजनीति देख रहे हैं। नहीं, अगर आप मुझसे आइडियली पूछेंगे, हाँ, आइडियली मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आप मुझसे आइडियली पूछेंगे तो मैं चाहूंगा कि हर बच्चा जो 10th पास करके निकले वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता हो। क्यों? क्योंकि आज आप किसी भी प्रकार के जॉब्स में जाते हैं, कुछ भी करना है, तो इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज। हिंदी में आप कोड नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जितने भी अब बहुत सारे कॉर्पोरेट प्रोसेसेस में जाएंगे तो हर जगह बेसिक इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे वो काम करने के लिए। तो आइडियली आई वुड वांट कि हर बच्चा 10th जब पास करके निकले तो कम से कम डुअल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में बहुत फ्लुएंसी से वो बोल पाए। इस मुद्दे को अंतिम सवाल पे हम लोग इसे हटाएंगे। ठीक। पॉलिटिकली क्या दिक्कत है इंग्लिश को कंपल्सरी करने में? क्योंकि मैं खुद भी इंग्लिश पढ़ाने से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, और मैं कई सेमिनारों में ये कहता रहा कि यार कभी आंदोलन करना हो तो मैं इस बात पे आंदोलन करूंगा कि इंग्लिश को कंपल्सरी कर दो। क्योंकि जो बच्चे जाते उधर हैदराबाद में या कहीं और हायर एजुकेशन के लिए, तो उनका दर्द सिर्फ वो जानते हैं कि हाउ दे सफर इन क्लासेस, किस तरीके से वो सफर करते हैं इंग्लिश ना आने के चलते। तो पॉलिटिकली क्या दिक्कत है, मैं ये आपसे जानना चाहता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बहुत बड़ी अनसॉल्वेबल दिक्कत है। नजर पे नहीं, मुझे लगता है एक प्रायोरिटीज की चीज है नहीं। और करनी चाहिए। आइडियली मैं फिर से बोल रहा हूँ, करना चाहिए। आई एम फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर इट। मुझे लगता है मेरे जितने भी दर्शक आपको देख रहे होंगे अभी, क्योंकि उसमें ज्यादातर लोग 80% सब यंग लोग, वो बड़ी मोहब्बत करेंगे आपसे इस बात के लिए। 1990 से 2005 तक बिहार के जनमानस में एक डायलॉग चलता था, भूरा बाल साफ करो। क्या था ये? तो लालू जी ने थोड़ा सा शुरुआती दौर के बाद 1-2 साल के बाद उन्हें थोड़ा सा एहसास होने लगा कि अगर रूल करना है और लंबा सत्ता में रहना है तो डेवलपमेंट वगैरह तो ठीक है, उतना किसी को समझ में नहीं आता। एक तो विकास की बात करेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा, और विकास करने में बहुत समय और मेहनत लगता है। एक रोड बनना शुरू होगा तो बनने में 5 साल 10 साल लग जाता है, और उसमें तो और पेस डेवलपमेंट की बहुत स्लो थी। कहीं अगर एक बहुत पावर स्टेशन लगा रहे हैं और गांव तक बिजली पहुंच रही है तो 5 7 10 साल लग जाएंगे। तो जब तक वो प्रोजेक्ट खत्म होगा तब तक तो चुनाव आ जाएंगे और फिर हार जाएंगे। तो उन्हें लगा कि एक डेडिकेटेड मेरा वोट बैंक होना चाहिए जो मुझे किसी भी हाल में वोट करे, जो मैं बोलूं कि तुम गधे हो फिर भी मुझे ही वोट करे, राइट? वो इतने मेरे लिए पागल हो, मेरे फॉलोवर हो, मेरे लिए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी हो। अब वो वोट बैंक आप कैसे बनाएंगे? तो वोट बैंक बनाने के लिए उन्हें किसी ना किसी इमोटिव तरीके से, इमोशनल तरीके से, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से आप अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे कि देखो मैं हूं तो तुम हो। अब वो मैं हूं तो तुम हो कब हो सकता है? जब मैं अपने आप को एक सर्टेन वर्क का प्रोटेक्टर घोषित करूं कि तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हें आगे बढ़ाना, सब मेरी जिम्मेदारी है और वो तुम्हारे दुश्मन है। तो एक दूसरा पक्ष खड़ा करना भी इंपॉर्टेंट है जिससे आप उन्हें बचा रहे। तो दूसरा पक्ष उन्होंने बनाया इन अगड़ी जातियों को, दुश्मन बना दिया, तरीके से विलन बना दिया, है ना? और एक सर्टेन ऐसे भी डिस्कंटेंट था ही, एक सर्टेन डिस्कंटेंट था क्योंकि हिस्टोरिकली एक डिवाइड था, हिस्टोरिकली एक सर्टेन काइंड ऑफ ऑपरेशन था। तो उन्होंने उस चीज को और बढ़ाया उन्होंने, और उसी समय मंडल कमीशन आया 90 में, उसके कारण एजिटेशंस भी हुए। तो उन्होंने उस मौके को बहुत अच्छे से यूज किया। और अब देखिए मंडल कमीशन पूरे देश में इंप्लीमेंट हुआ, राइट? लेकिन जितने ज्यादा प्रोटेस्ट्स और उसके खिलाफ एजिटेशंस बिहार में हुई, कहीं नहीं हुआ। तो बिकॉज पॉलिटिशियंस टुक एडवांटेज ऑफ इट, और उसके कारण जो ये एक फांक बना, उन्होंने कहा कि तुम लोगों का मसीहा मैं हूं और ये लोग जो हैं, इन लोगों ने अभी तक तुमको प्रताड़ित किया, अब तुम्हारी बारी है इनको प्रताड़ित करने की। सच में जो ऊंची जातियां थी वो सच में प्रताड़ित हुई, आप मानते हैं सर? किस सेंस में प्रताड़ित हुई आपको देखना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पावर स्ट्रक्चर बदल गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि दलित्स फिर छुआछूत करने लगे ऊंची जातियों से, ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन दूसरे वेज में मैनिफेस्ट हुआ। कैसे?
फॉर एग्जाम्पल जितने भी कास्ट वॉर्स हुए, जातीय हिंसाएं हुई 1990 से 1992 से 2000 के बीच 60 नरसंहार हुए बिहार में, 60 और 600 लोगों की निर्मम हत्याएं हुई, और उसमें से आधे से ज्यादा दलित ही होंगे। ऐसा माना जाता है कि लालू जी के राज में नरसंहार नहीं हुए, ऐसा भी एक नैरेटिव है कि उन्होंने दंगे नहीं होने दिए, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उस दौर में बहुत दंगे होते थे। आप कह रहे 60 नरसंहार हुए। नहीं, दंगे कौन सा, हिंदू मुस्लिम दंगे की बात कर रहे हैं? हाँ, करेक्ट, उस पर भी आते हैं। तो ये जो नरसंहार हुए और 600 लोग मारे गए ना, जिनकी निर्मम हत्याएं हुई, उसमें से सभी जातियों के लोग थे, उसमें से दलित भी, ज्यादातर इनफैक्ट दलित थे, ऊंची जातियों के भी लोग थे, ये भी थे, दोनों पक्ष के मारे गए। तो उस प्रकार से उस फाक का मैनिफेस्टेशन हुआ, वो जो खाई बनी उसका मैनिफेस्टेशन उस तरह से हुआ। दूसरा, कई बार ऐसे मौके आए जब लालू जी ने बहुत सारी वैकेंसीज और नौकरियां बस इसलिए एग्जीक्यूट नहीं होने दी कि उन्होंने कहा अरे यार जब ये निकाल देंगे तो ज्यादातर इसमें ऊंची जातियों के लोग आ जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे, इनफैक्ट मैंने बुक में कोट किया है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत टीचरों की बहाली करनी थी और उसकी फंडिंग आनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक, तो राज्य सरकार को बस बहाली करनी थी, है ना, उसका सारे की फंड्स आने थे सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो उन्होंने नियमावली कुछ ऐसी बनाई कि उनके जो वोट बैंक के लोग थे प्रेफरेबली उनकी संख्या ज्यादा है उसमें, तो इसको कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, बोला ये तो लॉजिकल नहीं है, तो उन्होंने बहाली रोक दी। राइट। और इस प्रकार के फिर आप एग्जाम्पल्स देखेंगे, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए उस जमाने में, जितने भी गवर्नमेंट के बॉडीज होते हैं, एजुकेशन के बॉडीज होते हैं, सब में आप करीब करीब देख लें एक प्रकार से बहुत विजिबल, मैं उसको बोलता हूँ हिडन अपार्थाइड, है ना, वो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम बोलते हैं, वो उन्होंने किया। इनफैक्ट ब्यूरोक्रेट्स को जिस प्रकार से ट्रीट करते थे, ट्रीट करते थे ऐसा तो, हाँ। तो और वो जानबूझ के दिखाने के लिए कि तुम अपनी हदों में रहो, अब मेरा, अब हमारा दिन आ गया है, तो वो ट्रीट करना और इन चीजों में बहुत स्पेसिफिकली वो देखना कि वो किस सोशल बैकग्राउंड से आता है और उसको नोटिस करके वो करना, सब चीजों को, तो उस तरह से उन्होंने प्रताड़ित करने की कोशिश की। आप जब हिंदू मुस्लिम दंगों की बात करते हैं, मैं मानता हूं दंगे बहुत कम हुए, लेकिन उसका भी मैं पॉलिटिकल रीजन मानता हूं। ऐसा कुछ नहीं था कि अच्छा जब वो हिंदू मुस्लिम दंगे रोक पाए तो नरसंहार क्यों नहीं रोक दिया उन्होंने? बहुत सही बात। उससे इसलिए क्योंकि नरसंहार से उन्हें फायदा हुआ, वो खाई और बढ़ी, उस खाई को बढ़ाने में उनका पॉलिटिकल फायदा था। करेक्ट। और हिंदू मुस्लिम दंगों में क्या हुआ, वो खुद को मुस्लिम्स के प्रोटेक्टर की तरह प्रोजेक्ट करना चाहा, वही समीकरण ही था उनका। करेक्ट। तो इसलिए उन्होंने दंगे नहीं होने दिए और उसका फायदा उन्हें मिला कि मुस्लिम्स ने कहा कि आप हमें बचा रहे हो तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। यानी सब कुछ पॉलिटिकली प्लान था एक तरीके से, एवरीथिंग वाज पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड, खुद अच्छे ढंग से। उस समय कास्ट आर्मीज थी, आपकी किसी पॉडकास्ट में मैंने सुना था जी। सो आप देखेंगे अपने पीक पे 90 के दशक में करीब 14 कास्ट आर्मीज थी बीरो बिहार में, राइट। हर एक जाति की अपने अपने एक कास्ट आर्मी थी, है ना। जैसे राजपूत के सनलाइट सेना थी, कुंवर सेना थी, भूमिहार के रणवीर सेना थी, SLF थी, जो यादव्स थे उनकी लोरिक सेना थी, जो कुर्मीज थे उनकी भूमि सेना थी। तो ऐसे करीब 14 कास्ट आर्मीज थे और ये कास्ट आर्मीज को छोटे मोटे कास्ट आर्मीज नहीं थे। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये डेटा है कि रणवीर सेना के पास एट इट्स पीक 17,000 वेपन्स थे, 17,000 वेपन्स थे क्रॉस बिहार। तो ये अपने आप में पूरी की पूरी सेनाएं थी। इसी नरसंहार का जिक्र कीजिए जो आपने इसमें, और आपको लगता है कि नहीं ये बहुत दर्दनाक था? हर एक नरसंहार दर्दनाक होती है, लेकिन शुरुआत आप देख सकते हैं 90 के पहले भी नरसंहार हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, वन ऑफ इंस्टेंसेस हुए। नरसंहार की शुरुआत आप करीब करीब देखते हैं 77-78 में बेलची का नरसंहार हुआ था और बेलची के नरसंहार में इनफैक्ट दलितों की हत्या हुई थी कुर्मियों के द्वारा, तो उसमें कोई अपर कास्ट इन्वॉल्व नहीं था। और वो बहुत फेमस इसलिए हुआ था क्योंकि इंदिरा गांधी जस्ट पावर से हटी थी वो 77 के बाद, और उस नरसंहार के बाद इंदिरा गांधी उस गांव को पहुंची थी और जो पहुंचने का पूरा वो जर्नी था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो वहां तक गाड़ियां तो जा नहीं पाती थी पहले ज्यादातर बिहार के गांव में, तो वो एक पॉइंट पे पहुंची, वहां से फिर उन्हें हाथी पे बिठाया गया। अच्छा। और हाथी पे फिर वो चल के गई और आखिरी में उनको डोली पे बिठा के गांव पहुंचाना पड़ा क्योंकि बड़े कीचड़ होते थे। और ये गांव बेलची ये पड़ता है मुझे लगता है नालंदा में जी। तो बरसात का दिन था और ये बहुत फेमस हुआ और इंदिरा गांधी एक बार फिर से प्रोमिनेंस में आ गई बेलची नरसंहार के बाद कि कैसे कैसे वो पहुंची वहां पे, पूरी उसकी स्टोरी। तो वहां हुआ फिर एक बार 87 में औरंगाबाद में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ ढलेलचक भगौरा में। तो ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं,
लेकिन 92 से अगर आप देखेंगे तो एक तरह से वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। मतलब वो बहुत बड़ी बात। हर कुछ महीने में एक नरसंहार हो जाएगा। वो सीक्वेंस में आने लगा 92 से 2000 तक। 92 में शुरुआत हुई 12 से। 12 गया के टिकारी ब्लॉक में पड़ता है और करीब 34 भूमिहारों की हत्या हुई यहाँ पे। आप वहीं से टिकारी? मैं वहां से नहीं हूं, मेरा गांव वहां से कुछ दूर पे पड़ता है, जो हमारा पैटर्नल विलेज है। और 2000 आते आते मैंने जैसे कहा करीब 60 नरसंहार हुए। इनफैक्ट 98 में एकदम पीक पे था नरसंहार अपने। और 25 जनवरी को, 26 जनवरी के एक दिन पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है राष्ट्र के नाम। और जब वो राष्ट्र के नाम अभिभाषण चल रहा था तो जहानाबाद में एक गांव है शंकर बिघा। एक शंकर बिघा में रणवीर सेना रात को अटैक करती है और 23 दलितों की हत्या कर दी जाती है। बहुत ज्यादा इस पे बवाल मचता है कि रिपब्लिक डे के पिछले दिन रात में राष्ट्रपति अभिभाषण दे रहे हैं और एक दलित राष्ट्रपति अभिभाषण दे रहे हैं। कि नारायणन तभी राष्ट्रपति थे और 23 दलितों की हत्या हो जाती है बिहार के गांव में जहानाबाद में। तो बहुत बवाल मचा। उसके 15 दिन बाद उसी शंकर बिघा के कुछ किलोमीटर दूर नारायणपुर में फिर से अटैक होता है और 12 दलितों की हत्या हो जाती है 15 दिन बाद। तो फिर केंद्र सरकार भी एक्शन में आ जाती है कि ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ये कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। आप अगर अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, भी सबसे निचले वर्ग की दलितों की, तो आप फिर कैसे सरकार है? तो वाजपेयी सरकार, वहां की जो बिहार की सरकार थी, राबड़ी देवी उस समय मुख्यमंत्री थी, उसको बर्खास्त कर देती है। और बर्खास्त कर देती है, लेकिन राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत नहीं थी और कांग्रेस की जरूरत थी उस रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए। लेकिन कांग्रेस राज्य सरकार में साथ में थी और यहां पे वो राज्यसभा में सपोर्ट करने से इनकार कर देती है कांग्रेस। और राबड़ी देवी फिर से रीइंस्टेट हो जाती हैं एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। और जिस दिन रीइंस्टेट होती है उसके 10 दिनों बाद उसी शंकर बिघा से कुछ दूर एमसीसी के द्वारा सेनारी नाम के गांव पे अटैक किया जाता है और 34 भूमिहारों की हत्या कर दी जाती है 10 दिन बस। इस बार मतलब ऊंची जाति से। और जब राबड़ी देवी से प्रेस वाले पूछते हैं कि क्या चल रहा है, इतने नरसंहार हो गए, आप जाएंगे उस गांव? तो बोलती मैं उस गांव क्यों जाऊंगी, वहां के लोग मेरे वोटर थोड़ी है। अच्छा, सीधे इस तरीके से 15 साल ये सब कुछ चलता रहा। 1991 की तरफ शायद जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो ग्लोबलाइजेशन, वित्त मंत्री ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये पूरा सब कुछ चल रहा था। और बाकी के जो राज्य थे वहां पे स्टार्टअप, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये सब कुछ को बढ़ावा मिल रहा था। तब बिहार इससे कैसे पीछे रह गया? ना बिहार में हम सामाजिक क्रांति ला रहे थे तब। तो यही नैरेटिव है। सम्मान की बात कर रहे हैं। विकास नहीं, सम्मान चाहिए। अच्छा, ये नारा था? हाँ, लालू जी का नारा था ये, विकास नहीं सम्मान चाहिए। हाँ, ये एकदम उनका क्लियर स्टेटेड प्रिंसिपल था कि विकास नहीं सम्मान चाहिए। और कई बार ऐसा, इनफैक्ट दीज आर कोटेड इन बहुत क्रेडिबल जर्नल्स में, कि जब वो गांव में जाते थे और लोग उनसे बोलते थे कि लालू जी सम्मान तो बहुत मिल गया, सड़क भी दे दीजिए। अच्छा, हाँ, अब तो दे दी। हाँ, ठीक है। तो लालू जी कहते थे सड़क लेके क्या करोगे, तुम्हारे पास गाड़ी थोड़ी है, सारी गाड़ियां ऊंची जातियों के पास है और तुम्हारे बच्चे सड़क पे खेलते रहेंगे, वो गाड़ी चढ़ा के चल देंगे, ओ मत लो सड़क। तो सब खुश हो जाते थे, वाह लालू जी आप तो बहुत मतलब समझदार है समझाने का। तो उन्होंने बस कह दिया कि या तो सड़क ले लो या सम्मान ले लो। बिहार में अभी जो यूथ है और अभी भी बेरोजगारी वैसी ही है। झारखंड जब से अलग हुआ तो सब कुछ खनीज, सारी चीजें वहां चली गई। तो बिहार जब भी एक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने वाला था, या मुझे लगता है जब भी बढ़ता है कुछ ना कुछ गड़बड़ चीजें होती जाती है। अभी भी पलायन वैसे ही है युवाओं का। आपको क्या लगता है ये पलायन कभी रुक पाएगा, या फिर इसको रोकने के लिए क्या पुख्ता कदम उठाने चाहिए? बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है बिहार का। इसको सॉल्व करना कोई एक दिन की, एक साल की, 5 साल की भी बात नहीं है। मुझे याद है, इनफैक्ट मैं यहीं 2004 में IIT-JEE के प्रिपरेशन के लिए दिल्ली में रहता था, कटवरिया सराय में। और मुझे याद है आसपास कुछ और बच्चे रहते थे बिहार के, और छठ में उन्हें घर जाना होता था। तो मैंने वो मंजर देखा है, और अभी भी शायद वैसा ही होता होगा, वही है कि हम लोग कटवरिया में रहते थे और टिकट मिलती थी जो तत्काल के लिए सरोजनी नगर में एक विंडो होता था वहां ट्रेन टिकट का। ओके। तो रात में 10 बजे जाते थे वो सरोजनी नगर, और वहीं चादर डाल के सो जाते थे टिकट काउंटर के पास। सुबह उठते थे, ब्रश व्रश लेके बैठे रहते थे, वहीं ब्रश कर रहे और इंतजार कर रहे कि कब काउंटर खुलेगा। और 10 बजे काउंटर खुलती थी तत्काल की, और वो जब तक हाथ डालते थे तब तक वो टिकट खत्म हो चुकी होती थी। अच्छा, आज भी यही हाल है? और
दूसरा, फिर जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचते थे, मुझे ध्यान है ट्रेन अगर 10 बजे आनी है, लोग 5-6 बजे से रेलवे स्टेशन भर चुके हैं। मतलब आप ट्रेन के 20 मीटर के दायरे में भी नहीं आ पाएंगे, इतने लोग हैं। इतने लोग। और जब ट्रेन आती थी तो धक्का मुक्की तो बहुत सामान्य शब्द है शायद उसके लिए, उसके इमरजेंसी के वो विंडोज खोल दिए जाते थे और पुलिस वाले 200-200 300-300 रुपए लेते थे उस खिड़की से धकेल के अंदर घुसाने में। तो ऐसे हाँ, तो एक खिड़की खोल दी और ऐसे धक्का देके आपको अंदर फेंक देंगे और पुलिस वाले उसके 200-300 रुपए लेंगे। और इस प्रकार से ठूस के, मतलब ट्रेन का कोई एक ऐसा कोना नहीं होता, राजपी एक ऐसा कोना नहीं होता है जहां कोई आदमी नहीं बैठा हो। और अगर आप एक बार बैठ गए हैं और उठ गए अपनी सीट से, हाँ, तो फिर सीट गया। तो सोचिए इस प्रकार का हालत आज भी, तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमने बिहार में दो मुझे लगता है कि रेल मंत्री रहे बिहार से ही, फिर भी यही हाल है। सारे रेल मंत्री वहीं से रहे, रामविलास पासवान रहे, नीतीश कुमार रहे, लालू यादव रहे, सब रेल मंत्री रहे। हाँ, तीनों रह गए। तो मुझे लगता है जो बिहार में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी चाहिए थी, बेसिक कम से कम में से वहां के लोगों के आसपास में काम करने के लिए, लेकिन किसी भी राज्य के लोगों को जिम्मेवार मानते हैं आप? अगर पहले भी यही हाल था, आज भी यही हाल है, मुख्य रूप से आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? नेताओं को, ब्यूरोक्रेट्स को, या लोगों को, या फिर उनके अशिक्षा को, या फिर कम जागरूकता है? एट द एंड ऑफ द डे मैं बोलूंगा पॉलिटिशियंस की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको ही सबने इंटरेस्ट किया है उनको लीड करने का, वोट दे रहे हैं, तो हमने हर पॉइंट पे फेल किया है। सबसे पहले जब नेहरू जी की सरकार थी तो हमने फेल किया उनको। हम फ्री इक्वलाइजेशन पॉलिसी लेके आ गए। हमने कहा कि कहीं भी खनिज होगा देश में, वो सेम प्राइस पे हर जगह उपलब्ध होगा। तो खनिज सारे निकले झारखंड से, लेकिन फैक्ट्रियां लग गई सारी चेन्नई में और बॉम्बे में, क्योंकि मिनरल सेम प्राइस पे अवेलेबल थी। तो ये एक बहुत बड़ा फॉल्टी प्रिंसिपल था और इस प्रिंसिपल को हम लोग 1993 तक चलाते रहे, खींचते रहे। हमें एहसास हुआ कि ये गलत हो रहा है। इंडस्ट्रीज जहां मिनरल्स निकाल रहे वहां तो इंडस्ट्री लग ही नहीं रही है, तो हमने वहां पे छोड़ा। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हमने पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी में इरिगेशन फैसिलिटीज, ये खाद, बीज सब देखे, ग्रीन रेवोल्यूशन लाए। जो मेजर प्लेन्स थे इंडिया के, ईस्ट यूपी, बिहार, आप देख ले, उसको हमने एकदम छोड़ दिया। तो लैंड की प्रोडक्टिविटी की हालत वही रह गई। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी बिहार की वो बहुत ज्यादा थी। 67 में सबसे पहली बार एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है बिहार में, और 67 से लेकर 90 तक जब लालू चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उसके बीच इतने मुख्यमंत्री हो गए, तो मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिशियन भी बता पाएगा लगातार नाम कितने मुख्यमंत्री होंगे पूरे बिहार में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और फिर 90 का दशक, फिर 15 साल तो ऐसे निकले। तो किसी भी पॉइंट पे कि एक कंसर्टेड एफर्ट चाहिए होता है आपको किसी भी जगह को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए, जॉब्स क्रिएट करने के लिए। बैंगलोर एक दिन में बैंगलोर नहीं बना। बैंगलोर, आप ध्यान कीजिए, इन्फोसिस की शुरुआत कब हुई थी? 84 में। 84। हम आज की बात करते हैं, अब जाके 40 साल लगे उसको यहां तक पहुंचने में। हैदराबाद की शुरुआत कब हुई थी? पुणे की शुरुआत कब हुई थी? तो हम चाहते हैं कि आज हमने कुछ बोला और 4 दिन में हमें वहां फैक्ट्रीज लगी, सबकी नौक, बिल्कुल नहीं। तो पॉलिसी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी रहे, किसी की भी रहे। ये नहीं कह सकते कि अरे पिछले वाले ने करा सब कैंसिल कर दो, तो यही हाल रहेगा। वो ये होते भी रहता है, ये होते रहता है, वाले ने कुछ किया तो ये भी ज्यादा होता है, और जिन स्टेट्स में ज्यादा होता है उसकी हालत ये रहती है। बिहार के साथ ये दुर्भाग्य भी रहा है, जब वहां किसी की सरकार होती तो केंद्र में कुछ अलग हो जाता है, ऐसा भी चलते रहता है। अच्छा, नीतीश जी ने राजद के साथ जो गठबंधन किया जी, और उस समय तक मुझे ऐसा लगता है कि राजद एक डूबी हुई पार्टी थी, मुझे ऐसा लगता है। और भी जो लोग हैं जो बिहार को जानते हैं, ये राजद लगभग डूब चुकी थी, लगभग कुछ खास नहीं था अब राजद के पास। लेकिन जैसे वो फिर जुड़ते हैं नीतीश जी के साथ, नीतीश जी उनके साथ जुड़ते हैं और फिर से राजद का एक पुनर्जन्म मुझे लगता है वहां से हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं नीतीश जी की जिंदगी में? बहुत अच्छा असेसमेंट है आपकी ये बात का। 2015 के आसपास ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी वह पार्टी, खत्म थी, लेकिन नीतीश जी एक प्रकार से पुनर्जीवित किया, मुझे पुनर्जीवित कर दिया उन्होंने उस पार्टी को। और मेरे ख्याल से उनको एहसास भी हुआ, पर पता नहीं कितनी बार एहसास हुआ नहीं हुआ, उस पर नहीं जाना चाहता। उन्होंने एक जो पर्सनल, मैं बोलूंगा, एनिमोसिटी थी, या जो एक लाइक नहीं पसंद करते थे वो, तो एक 20 साल पुराना उन्होंने संबंध तोड़ दिया बीजेपी से, है ना। और उसके बाद वो आरजेडी के साथ गए, ये सोचकर शायद कि अब ये सुधर गए होंगे। अब शायद ये उस समय का दौर नहीं सोचते हैं। ये आपको लगता है कि लोग ऐसा सोचते भी, क्या अंदर से ये पता नहीं होता कि ये नहीं ही सुधरे होंगे, या इनका इंटेंशन कुछ ऐसा ही रहेगा? ऐसा पॉलिटिशियन सच में सोचते हैं? हाँ, ये हमें लगता है कि हमें हमेशा ना वो लेसर ऑफ द टू इविल हम चुनना चाहते हैं। हमें पता है कि हाँ, तो लेसर ऑफ द टू इविल में शायद उस पॉइंट पे उनको लगा कि अब ये कम इविल है, कि अब लालू जी हट गए, बेटा आ गया है, तो थोड़ा बहुत
और शायद मैं ज्यादा प्रोमिनेंस में रहूंगा, ये लोग तो ऐसे भी बैकग्राउंड में ही रहेंगे, चीफ मिनिस्टर मैं रहूंगा, तो कितना ही बदमाशी कर लेंगे शायद, राइट। तो शायद अगेन मैं माइंड रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो थॉट प्रोसेस रहा होगा, लेकिन कई बार हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। ये तो उनके साथ बहुत और वो अंडर एस्टिमेट मेरे ख्याल से कर गए वो इस चीज। जी को भी अंडर एस्टिमेट किया था उन्होंने। करेक्ट। बिहार में अभी जो लीकर पॉलिसी है ट्राई स्टेट की, और आपको भी इसकी जमीनी जो हकीकत है वो लगभग पता होगी, और मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ तो आप कहते हैं कि ट्राई स्टेट है, शराब बंद है, दूसरी तरफ रोज आपको खबरें मिल जाती हैं कि दारू से जो जहरीली जो शराबें हैं उससे लोग मर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं और अभी भी मामला लगभग वही है। उधर से एक नई पार्टी आती है जन स्वराज, और उसके जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर जी, वो कहते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम 10 मिनट के अंदर या अगले 1 घंटे में दारू को फिर से, शराब को फिर से लागू कर देंगे। तो इससे कैसे देखते हैं आप? देखिए, पॉलिसी मेकिंग एक बहुत साइंटिफिक चीज होती है, पॉलिसी मेकिंग हंच पे नहीं होती है। तो इसीलिए पब्लिक पॉलिसी के कोर्सेज होते हैं। अगर इतना आसान होता तो पब्लिक पॉलिसी पढ़ाई नहीं जाती। इकोनॉमिक्स का सिंपल सा प्रिंसिपल है कि किसी भी चीज को अगर आप बैन करेंगे, ठीक, तो खत्म नहीं होती वो, सिर्फ उसका प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि डिमांड को आपने थोड़ी मारा। और यही हुआ है, डिमांड तो वही का वही है, आपने सप्लाई बस कर्टेल कर दिया। आप सप्लाई कर्टेल करते हैं तो डिमांड सप्लाई क्रॉस देखेंगे तो आप बस उसका प्राइस हाई हो गया। तो पहला तो प्राइस हाई हो जाएगा, और दूसरा उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आने लगेंगे भाई, और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जब आएंगे तो क्वालिटी नहीं रहेगी, क्योंकि वो लोकली मेड होंगे, तो लोकल, तो फिर वो जहरीली नकली शराब आएगी। तो ये बहुत सिंपल है। कहीं भी इनफैक्ट आप दुनिया में देखेंगे तो बैन काम नहीं करता है। बहुत सारे स्टेट्स ने, बहुत सारे कंट्रीज ने अलग अलग चीजों को बैन करने का प्रयास किया, वो कभी काम नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है ये बेसिक चीज, मतलब हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि शराब को बैन करके आप लोगों को शराब पीने से नहीं रोक पाएंगे जिंदगी में। इनका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ सोशल अवेयरनेस होता है, सोशल अवेयरनेस फैलाना, सिर्फ और सिर्फ। तो अब आप बैन करते हैं तो सोचिए आपको कितना नुकसान हो रहा है। एक तो रेवेन्यू लॉस, वो तो एकदम हजारों करोड़। दूसरा, उसके इम्प्लीमेंटेशन का कॉस्ट कितना ज्यादा हाई है, काफी अधिक। सही बोल रहे हैं। अब आपके आधे से ज्यादा पुलिस वाले तो उसी में बिजी है कि कौन दारू पी रहा है। बस कोई मर्डर करके निकल जा रहा है वो ठीक है, लेकिन दारू नहीं पी सकते आप। हाँ, तो आपकी पूरी पुलिस का महकमा उसमें बिजी है। तीसरा, आप जिसको पकड़ते हैं उसको जेल में रखते हैं। उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो सच में गरीब हैं और उनके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है ना। अब वो जेल में है, आपने उसको जेल में 3 महीने रख के कौन सा उसको सुधार लिया? आदत के चलते। हाँ, कौन सा सुधार लिया? 3 महीने बाद बाहर निकलेगा फिर से दारू पिएगा। तो आपने क्या पनिश किया उसको, राइट? और किस चीज के लिए पनिश किया? उसमें उसके पैसे भी कुछ गए होंगे, पुलिस वालों को खिलाने में, इसको खिलाने में। तो मैं से दैट्स अ वेरी फेल्ड सोशल एक्सपेरिमेंट, एंड आई डोंट नो हु सजेस्टेड, लेकिन कोई भी जनरल पब्लिक पॉलिसी का बंदा कभी सजेस्ट नहीं करेगा। आपकी किताबों में बहुत सारी कहानियां हैं, और 15 साल का वो पूरा बिहार, जंगल राज जिसको लोग कहते हैं, दुनिया कहती है, सब कहते हैं ऐसा। कौन ऐसी कहानियां हैं जो मजबूर करती हैं इस बात को मानने के लिए कि हाँ, कुछ ऐसी कहानियां बताइए आप। बहुत सारी कहानियां, इनफैक्ट मुझे लगता है कि कोई भी एक सेक्टर आप उठा लेंगे, ठीक, बिहार का, और सब में आपको अचंभित कर देंगे वो। तो जैसे कहते हैं कि बहुत पिछड़ा राज्य है बिहार, लेकिन जब आप उसके इंडस्ट्रीज और उसके कारनामे सुनने लगेंगे तो आपको लगेगा दुनिया के सबसे शातिर, सबसे समझदार, तेज तर्रार लोग शायद वही रहते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी ऐसी चीजों की इंडस्ट्री बना दी जो लोग समझ, कभी जो एक्चुअल बिजनेस फैमिलीज होते हैं वो वैसे सिंधी और गुजराती भी कभी नहीं सोच पाएंगे कि ऐसे बिजनेस भी बन सकते हैं। किडनैपिंग हम लोगों ने चर्चा करी, पेपर लीक इंडस्ट्री, वही से शुरू हुई क्या? पेपर लीक्स होते होंगे, फिर से मैं कह रहा हूं, जैसे आपने जो किडनैपिंग के बोला, किडनैपिंग्स होती होंगी, इंडस्ट्री कहीं और नहीं बनी होगी। वहां पे पेपर लीक एक इंडस्ट्री बना, और इंडस्ट्री बन के इनफैक्ट अब बुक में देखेंगे मैंने मेंशन किया, उसका मैकेनिज्म्स पूरा बना कि कहां से पेपर निकलेगा, कौन पेपर कहां से लीक हो सकता है, यहां से नहीं लीक हुआ तो कहां से लीक होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, पेपर सेट करने वाले पहले लेवल हो गए, वहां से पेपर मिल सकता है, कोई बात नहीं, वहां नहीं मिला तो कहां मिलेगा, जहां प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपेगा वहां मिलेगा, वहां नहीं मिला तो कहां मिला, ट्रांसपोर्ट वालों से मिलेगा, ट्रांसपोर्ट वालों से नहीं मिला तो कहां मिलेगा, सेंटर वालों से मिलेगा, जो सेंटर पे एग्जाम्स है। तो पूरा मैकेनिज्म है, कौन कैंडिडेट्स लेके आएगा, कैंडिडेट्स को जो लेके आएगा उसको पेपर के साथ रात में ले जाएंगे एक होटल में या कहीं भी एक जगह पे बिठाएंगे, रात भर पेपर रटवाएंगे, है ना।
रात भर पेपर रट लिया उन लोगों ने ताकि वो पेपर लीक ना हो, कहीं बाहर नहीं जा सके। पेपर रटवा दिया उनको हमने, उनको ले गए एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल की भी अपनी अलग तैयारी है। शुरुआत में ये लोग क्या करते थे कि एक साथ एप्लीकेशन फॉर्म्स जाके भरते थे सबका, मतलब आप मैं ये सब साथ चले गए, आपका 1 नंबर है, मेरा 2 नंबर है, 3 नंबर है, तो एग्जाम हॉल्स में भी आगे पीछे बैठेंगे तो आराम से चोरी कर पाएंगे। बाद में यूपीएससी को समझ में आया कि ये लोग तो ये कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक साथ जो बंडल में हम भेज रहे हैं एप्लीकेशन, तो उसको हम लोग सॉर्ट कर देंगे, मतलब मिला देंगे। तो ये फिर जाके दिल्ली में जाके लाइन लग के ये फिर भरने लगे एप्लीकेशंस आगे पीछे के। अब क्या करिएगा, आपको थोड़ी पता चलेगा कि कौन साथ में है कौन नहीं है, राइट? तो वो करने लगे। फिर बाद में उसमें भी रैंडमाइजेशन होने लगी, तो सेंटर के साथ सेटिंग हो गई, सेंटर पे जो टीचर्स हैं, इन्विजिलेटर्स हैं, उनके साथ सेटिंग हो गई। एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म उन लोगों ने डिवाइस किया जिसको बोलते हैं इंजन बोगी सिस्टम। तो उन लोगों ने कहा कि जब हाँ, तो जब कहा कि पेपर लीक भी संभव नहीं हो रहा, आगे पीछे भी बैठना संभव नहीं हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्री तो चलनी चाहिए, कारोबार तो रुकना नहीं चाहिए, तो इन्होंने वैसे लड़के खोजे जो प्रतिभावान होते हैं, जिन्होंने पिछली बार वो एग्जाम क्रैक कर रखा होगा, स्कॉलर जिनको बोलते हैं, करेक्ट। तो वो इंजन बन गया। अब वो इंजन है, उसके पीछे एक बोगी है, तो पेपर सॉल्व करेगा, पीछे वाले उसके सारे आंसर्स कॉपी करेगा। कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें ये बात तय हुई हो कि गवर्नमेंट शामिल है या फिर गवर्नमेंट के लोग शामिल हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट पेपर लीक? तो इस पूरे घटना का जो मास्टरमाइंड बोला जाता है बिहार में, रंजीत डॉन को बोला जाता है, राइट? और आप देखेंगे रंजीत डॉन के बाद के कन्फेशंस, अगर आप देखेंगे, रंजीत डॉन जब पकड़ा गया, जब कैट एग्जाम का पेपर लीक हुआ 2002 में और वो नेशनल न्यूज बना, तब जाके पता चला कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही थी बिहार में। 100 करोड़ का इंडस्ट्री उसको बोलते हैं उस समय में हजारों। ठीक। और वो कैट पेपर लीक के बाद जब पकड़ा जाता है, तो रंजीत डॉन ने कितने लोगों का नाम लिया, उनकी डायरी से कितने लोगों का नाम लिया कि इनको हमने पैसा दिया है, और फिर वो व्यक्ति जाके चुनाव भी लड़ता है। और अभी आपको ध्यान होगा, इनफैक्ट अभी जस्ट चुनाव भी लड़ा, अभी पिछले इलेक्शंस में 2000 बिहार में कब इलेक्शन था, 2020 में, 2020 के इलेक्शंस में रंजीत डॉन अपनी पत्नी को उसने चुनाव लड़वाया। सो मुझे लगता है निर्दलीय शायद लड़ा। हाँ, तो दिस इज स्टेटेड प्रिंसिपल कि आप जो, अगर आप एक बड़े क्रिमिनल हो जाते हैं तो आप पॉलिटिशियन बनने के लायक हो जाते हैं। तो रंजीत डॉन अचीव दैट स्टेटस और उसमें पॉलिटिक्स में आ गया। ये धारा कब तक बहेगी कि जब तक मतलब आप एक क्रिमिनल हो जाते हैं या फिर आप एक ऐसे दबंग आदमी हैं तो आप नेता बनने के लायक हो गए? ये आगे भी चलते रहेगा या फिर ये कभी बदलेगा, आपको क्या लगता है? डिपेंड करता है कि वोटर क्या चाहता है। अगर एक इंसिडेंट बता रहे थे वो साधु यादव वाला, वो कुछ केस था, स्टोरी थी चंपा विश्वास की। हाँ, आप बताएंगे? तो साधु यादव का तो इनफैक्ट एक दूसरा केस था, शिल्पी गौतम का। हाँ, शिल्पी गौतम जी। हाँ, वो आप तो 1997 में लालू जेल जाते हैं चारा घोटाले में, और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनती है। और जैसा डर था वैसा ही होता है, जो एक्चुअल फिर सरकार थी वो राबड़ी देवी की दोनों भाई चलाना शुरू करते हैं। S2 बोलते हैं इनको, साधु और सुभाष यादव, S2। और बहुत सारे फर्स्ट हैंड लोगों ने मुझे इंसिडेंट्स रिकाउंट किए हैं कि पटना में जब साधु और सुभाष यादव जिप्सी से निकलते थे, तो दुकान वाले अपने शटर डाउन कर देते थे, लोग इधर उधर भाग जाते थे, क्योंकि इनको उठा लेंगे, क्या बोल देंगे, किसको क्या कर देंगे, मतलब कोई भरोसा नहीं होता। तो आतंक था उनका पटना में, तो डरते थे लोग कि अगर साधु यादव की, डर की राजनीति है ना। और इसी समय क्या होता है, एक गौतम नाम का यंग व्यक्ति होता है, और वो लंदन बेस्ड एक डॉक्टर, उनका बेटा, और वो राजनीति में रुचि होती है गौतम की, और वो पटना आता है और आरजेडी का यूथ विंग ज्वाइन करता है, और साधु यादव उसके मेंटर के तौर पे रहते हैं। और गौतम की एक एलिजिडली गर्लफ्रेंड रहती है शिल्पी जैन। शिल्पी जैन पटना के एक बहुत बड़े क्लोथ मर्चेंट उज्जवल जैन की बेटी होती है। और शिल्पी जैन थोड़ी फेमस भी हो जाती है क्योंकि वो पटना कॉलेज का मिस पटना ऐसा कुछ एजेंट होता है, और उसमें वो जीतती है, तो मिस पटना वो बन जाती है। और शिल्पी और गौतम एलिजिडली एक रिलेशनशिप में थे। तो ये करीब करीब सबको पता होता है उन लोगों को। तो एक दिन क्या होता है कि शिल्पी कॉलेज जा रही थी, और रास्ते में उन्हें साधु यादव के दोस्त कुछ मिलते हैं, जो साथ में सब कॉमन सर्कल होता है क्योंकि। तो बोलते हैं कि किसको ढूंढ रहे हो, तो वो बोलती है कि गौतम को ढूंढ रहे हो। तो वो बोलते हैं कि चलो हमें पता है गौतम का, हम ले चलते हैं तुम्हें। और वो फिर गाड़ी में बिठाते हैं और शहर के बाहर में एक गोडाउन, उनका जो जनरल सिटिंग प्लेस होता है, वहां ले जाते हैं। तो ये बात पीछे ना गौतम को पता चलती है कि शिल्पी को ऐसे ये लोग जो दोस्त थे वो उठा के ले गए। तो उसे समझ में आ जाता है, क्योंकि वो जगह ही वैसी होती है जहां पे वही अय्याशी होते रहती है। तो फिर भागकर वहां पे गौतम पहुंचता है, और वो देखता है कि शिल्पी के साथ जबरदस्ती हो रही है, तो रेजिस्ट करता है वो। फिर दोनों को बांध दिया जाता है। शिल्पी का बलात्कार होता है कई लोगों के द्वारा, उनका मर्डर होता है। और
फिर उनकी अर्धनग्न जो बॉडीज होती है उसको एक गाड़ी में डाल के 12 फ्रेजर रोड पटना में गराज में बंद कर दिया जाता है, दोनों की बॉडी गाड़ी में। और वो गराज अंदर से लॉक होता है। और फिर कोई सूचना देता है पुलिस को कि उस वहां पे देख लीजिए, वहां पे गाड़ी पे लाश है। तो एलिजिडली ये वही लोग होते हैं जिन्होंने ये किया होता है ताकि पुलिस फिर अपना करे। तो पुलिस आती है, बॉडी गाड़ी को निकाला जाता है, बॉडीज देखी जाती है। और जब तक पुलिस आती है तब तक साधु यादव के समर्थक सभी वहां पहुंच जाते हैं और बहुत हो हंगामा होता है, क्योंकि 12 फ्रेजर रोड जो है उसके जस्ट बगल में साधु यादव का घर होता है, बंगला जी। और जो बेसिक प्रोटोकॉल्स फॉलो होना चाहिए कि फिंगरप्रिंट्स वगैरह वो सब खत्म हो जाता है। जो बॉडीज होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उसके बाद जैसी बॉडीज आती है, गौतम की फैमिली लंदन में थी, उनके आने से पहले बॉडी को जला दिया जाता है बिना उनके परमिशन के। और फिर बाद में जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि शिल्पी की मल्टीपल लोगों ने रेप किया था उसका मर्डर के पहले। और इस पूरे घटना में फिर बहुत ज्यादा हल्ला हंगामा उठने लगता है, क्योंकि दोनों हाई प्रोफाइल लोग होते हैं। तो जब कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट इसको सीबीआई को ट्रांसफर करती है, कहती है कि मतलब आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते इसको इन्वेस्टिगेट करने का। और सीबीआई फिर सीधे सीधे उसमें सबसे पहला जो उंगली उठती है वो साधु यादव की तरफ उठती है, राइट। तो सीबीआई कहती है कि वी नीड योर डीएनए सैंपल, क्योंकि हमें असर्टेन करना होगा कि इन्वॉल्वमेंट है नहीं। और वो इनकार कर देते हैं साधु यादव इनफैक्ट सैंपल देने से, और केस नहीं देते। इनफैक्ट पुलिस शुरू में बोलती है, सीबीआई ट्रांसफर से पहले पुलिस शुरू में बोलती है कि ये तो सुसाइड है, राइट। फिर बहुत हल्ला होता है, सुसाइड कैसे हो सकता है, तो बोलती है नहीं वो पॉइजनिंग से मर गए हैं। तो मल्टीपल स्टोरीज। एंड देन फाइनली जब सैंपल भी नहीं मिलता है तो सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर देती है। लेकिन जो उनके भाई होते हैं शिल्पी जैन के, प्रशांत जैन, वो इसको परस्यू करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। और 2015 के आसपास एक दिन हियरिंग रहती है कोर्ट में, और उससे जस्ट 10 दिन पहले उनका अपहरण हो जाता है प्रशांत जैन का। अच्छा। और फिर उस पर बहुत हल्ला होता है। तो बहुत हल्ला होने के बाद हफ्ते भर बाद उन्हें रिलीज किया जाता है। लेकिन जैसे ही प्रशांत जैन रिलीज होते हैं वो अपना केस वापस ले लेते हैं, विड्रॉ करना पड़ता है। तो अगेन दुखद है। तो ऐसी कई स्टोरीज इन 15 वर्षों में वहां पे बहुत, गिनती नहीं है। और आपने इससे लिखा, क्यों लिखा आपने, और क्या इसके पीछे आपकी सोच थी? कैसे किताब आपने ये लिखी? क्योंकि ये एक टफ काम था, इसमें डर भी था, क्योंकि ये बातें लोग भूल गए थे। और अब चूंकि आप ये किताब लिखती, ये किताब तो अपना काम कर रही है, साथ साथ आप भी कर रहे हैं। कई पॉडकास्ट पे आप अब हैं और लोग जान रहे हैं कि ये मृत्युंजय शर्मा जी हैं, और जो कहानियां कहीं गड़ गई थी पास्ट में और वो फिर से पुनर्जीवित हो गई है। अब हम जैसे युवा भी ये जानना शुरू कर चुके हैं। और फिर आपने ही कहा कि वो फिर सांसद का चुनाव लड़ते हैं और फिर से शायद सांसद बन जाते हैं साधु यादव। तो ये बड़ा दुखद तो है ही। और कैसे ये ख्याल आया, डर नहीं लगा आपको ये किताब लिखने में? जैसे मैंने कहा कि मैं जब इन चीजों पे पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इस पे लिखा जाना चाहिए। और एक बहुत सिंपल सा फिलॉसफी है, मैंने कहीं पढ़ा था कि इफ यू वांट टू रीड अ बुक दैट हैज नॉट बीन रिटन येट, यू शुड देन राइट इट, राइट। तो मुझे लगा कि ये किताब लिखने की जिम्मेदारी शायद मुझे ही होगी। और फिर से मैं कह रहा हूँ, ये एक ऐसा दौर था और ऐसी जो घटनाएं हैं, ऐसी चीजें हैं, मुझे लगा कि नई जनरेशन को पता भी नहीं होंगी। नहीं पता है तो ये कितना दुखद है, नहीं पता है ना, कि किसी को पता ही नहीं। जो शिल्पी गौतम जो आपने बड़ा केस बताया, और जो आपने इनफैक्ट नैरेटिव बोला, और जो आज के लोग मान लीजिए युवा लोग को बोले कि लालू ने आवाज दी और इस प्रकार की चीजें, ये तो है ना, ऐसा ही लोग मानते हैं। तो मैं उसको कंटेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पढ़ लो। चंपा विश्वास वाला आप एक बार बताइए फिर से। वो तो मुझे पौधने लगता है, मैंने आपकी पॉडकास्ट सुनी, मतलब चंपा सब लोग नहीं जानते ये सब चीज, ये पहली बार हम लोग सुन रहे हैं। और चंपा विश्वास पटना में एक हाई लेवल आईएएस ऑफिसर, सीनियर आईएएस ऑफिसर, यून विश्वास की पत्नी, राइट। और एक दिन उनका ऐसा एलिगेशन आता है कि 2 साल से उनके जस्ट बगल के फ्लैट में रह रहे आरजेडी के कुछ लोग थे। उसमें से एक इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी उस व्यक्ति ने
पिछले इलेक्शन में चुनाव लड़ा है उनमें से। हाँ, और उसका नाम है मृत्युंजय यादव, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ही शेयर्स अ नेम विद मी। तो ये एलिगेशन आता है कि उन लोगों ने 2 साल से उनका रेप किया है। इनफैक्ट उन्हें अबॉर्शन कराना पड़ा। उस अधिकारी आईएएस अधिकारी के साथ शादी हो रहा उस आईएएस अधिकारी को पता था। उस आईएएस अधिकारी ने जहां जहां कंप्लेन किया उसे कहा गया शांति से रहो, चुप रहो। उस आईएएस अधिकारी ने तबादले के अपने सारे प्रयास कर लिए, तबादला नहीं होने दिया गया पटना से। ट्रांसफर भी नहीं होने दिया। ऐसे गवर्नमेंट बिल्कुल, कोई भी चाहेगा मैं ट्रांसफर ले लूं। पटना में ही रहे, उसी फ्लैट में रहे। 2 वर्षों तक उनका रेप हुआ, अबॉर्शन हुआ। और सबसे बड़ी आयरनी, ये सब हुआ, कोर्ट में केस गया, कोर्ट में फिर कुछ प्रूफ नहीं हुआ बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। उस स्टोरी में कुछ लूप होल्स वगैरह भी थे। और वो व्यक्ति जिस आरजेडी नेता का बेटा था, उसकी तो करियर फ्लरिश करती ही रहे। और जैसे मैंने कहा, ये व्यक्ति जो मृत्युंजय यादव, आई थिंक हिज नेम, वो पॉलिटिशियन बन गया। तो कितना दुखद मानते हैं आप इन सब चीजों को। और आपको क्या लगता है कि जो यंग, अच्छा आप कैसे है, पहले तो मैं यही जान लूं। आप वहाँ कॉर्पोरेट में थे, एशियन पेंट्स में थे, सीनियर एचआर लेवल पे थे। फिर आप डॉक्टर रमन सिंह जी जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनके साथ आप कुछ काम आप करने निकल गए और फिर ग्रास रूट पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। ये कितना आसान या कितना कठिन था आपके लिए, और आप कैसे आए? क्योंकि बीटेक, एमबीए, कॉर्पोरेट, इतनी अच्छी जिंदगी, वहां से कैसे आप यहाँ आ गए पॉलिटिक्स? आसान तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको कई बार क्या होता है, यू वांट टू डू व्हाट यू लाइक, राइट। तो मैं कॉर्पोरेट में था, आरामदेह जिंदगी होती है, लेकिन बहुत मुझे पर्सनल लेवल पे, अलग अलग लोगों का परसेप्शन अलग हो सकता है, पर्सनल लेवल मुझे बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा था। तो हर दिन जब मैं ऑफिस जाऊं और वापस आऊं, तो एक जो फील आना चाहिए कि आज मैंने कुछ किया, कंट्रीब्यूट किया, मैं कुछ कर रहा हूं, वो मुझे फील हर दिन नहीं आ रही थी। और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फील करना कि मैं आज कुछ कर रहा हूं तो अच्छा लगे मुझे शाम को घर आके कि आज मैंने कुछ किया। वो बाकी आउटकम्स उसके सेकेंडरी हो जाते हैं। तो वो चूंकि फील नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं कॉर्पोरेट में था, तो बिकॉज आई हैड नो बेटर ऑप्शंस टू बी ऑनेस्ट, तो मैं बस था वहां पे। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ की अपॉर्चुनिटी आती है जहां पे दे वर लुकिंग फॉर प्रोफेशनल्स विद गुड बैकग्राउंड एडवाइजरी रोल्स में, तो मैंने उसमें अप्लाई किया, फिर सिलेक्शन हो गया। तो थोड़ा काम करते हुए एहसास हुआ कि पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए। कब कब ये रियलाइजेशन कब हुआ? मैं आ रहा हूँ टर्निंग पॉइंट का। तो वहां पे गया, मैं थोड़ा रेस्ट था, बट लगा कि करना चाहिए। अगर वर्स्ट केस में क्या होगा, मैं कॉर्पोरेट में वापस आ जाऊंगा, अच्छा नहीं लगा तो वो गया, वहां गया, काम किया, बहुत अच्छा लगा मुझे काम करके। बहुत सारी चीजों पे काम किया, गवर्नमेंट पॉलिसीज पे और ग्राउंड एक्टिविटीज पे एंड सो ऑन। लेकिन क्या हुआ, 2018 के दिसंबर में ही फिर इलेक्शंस होते हैं छत्तीसगढ़ में, और डॉक्टर रमन सिंह जी चुनाव हार जाते हैं। तो जैसे ही चुनाव हारते हैं, कांग्रेस की सरकार आती है, भूपेश बघेल न्यू सीएम बनते हैं। तो जनरली इंडिया में क्या होता है कि पिछले स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी किया है, वो नई गवर्नमेंट आएगी तो उसको सारा या तो कैंसिल करेगी, डिस्क्रेडिट करेगी, उस पर जांच बिठा देगी। हमारे केस में भी यही हुआ। प्रीवियस गवर्नमेंट के अपॉइंटीज किसी गवर्नमेंट को पसंद नहीं आते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे ड्रामे करने शुरू कर दिए कि ये तो आरएसएस के एजेंट हैं, तो ये तो बहुत पैसा यहाँ से स्टेट कॉफर्स का इनके ऊपर जा रहा है, और ऐसी सारी चीजें। और फिर एक दिन न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें एकदम फ्रंट हेडलाइंस में आया कि इनकी सेवाएं समाप्त की जाती है, राइट। दैट केम एज अ शॉकर टू मी, या तो दैट केम एज अ शॉकर टू मी कि यार एक ऐसा स्टेट जहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ सर्व करने के इंटेंट से आया था, पैसे तो मुझे आधे भी नहीं मिल रहे हैं जहां अपने मिलते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे लिए हार्डशिप्स ज्यादा है, यहाँ रहना, यहाँ एंगेज करना, ये मेरा होम स्टेट भी नहीं है। तो रादर देन बीइंग ग्रेटफुल, आप तो मुझे निकाल रहे हो, व्हिच इज सो सैड। बट मैंने रियलाइज किया कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है, और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो बहुत बुरा फील कर रहे थे मेरे लिए, लेकिन वो हेल्पलेस थे। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार ब्यूरोक्रेट्स भी हेल्पलेस है। इट इज ओनली पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस जो एक्चुअली डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो नैरेटिव बनाते हैं, जो डायरेक्शन सेट करते हैं। तो अगर आपको, और मैंने ये सोचा था कि कुछ बदलाव लाने के लिए मैं आया था, तो मैं सोचा कि अगर असली में बदलाव लाना होगा तो फिर पॉलिटिक्स में ही जाना होगा। ये अभी मानते हैं कि असली में अगर बदलाव लाना है तो पॉलिटिक्स में, अगर लार्जर चेंजेस लाने हैं, लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस लाने हैं, तो पॉलिटिक्स इज अ वेरी पोटेंट करियर टू ब्रिंग दैट। तो वहीं से मुझे लगा कि पॉलिटिक्स में ही जाना चाहिए। अब जो भी होगा वहीं देखा जाएगा, और वो रिस्क लेना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से शायद अगर वो छत्तीसगढ़ में वो हटाए नहीं जाते हम, तो वहीं वो जॉब करते रह जाते। तो उसे मैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानता हूँ
कि उन्होंने मुझे हटाया और मैंने कहा कि हम पॉलिटिक्स में आएंगे। पॉलिटिक्स में जो यूथ्स हैं, और आप बिहार की भी पॉलिटिक्स को ले लीजिए, यूथ जो है वो चाहते हैं कि वो इन्वॉल्व हो, पार्टिसिपेट करे, लेकिन उनको कोई पूछता ही नहीं। मुझे लगता है कि जो सच में एलिजिबल यूथ है या जो सच में कुछ कर सकते हैं पॉलिटिक्स में आके, कोई भी पार्टी मेरी नज़र में ऐसी नहीं है जो उनका इंतजार कर रही हो या उनको इनवाइट कर रही हो या उनके लिए उसके पास सच में कुछ उम्मीदें हो, विश्वास हो कि हाँ, हर पार्टी का खेल जो टिकटों का है, मैंने जहां तक सुना है कि टिकटें खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, करोड़ों करोड़ों में टिकटें बिकती हैं। ऐसा सब लोग कहते हैं, जिन लोगों से भी मैं मिला हूं, सबका यही कहना है, चाहे वो आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब जगह ये चलता है। तो इस पूरे खेल के साथ आपको लगता है कि यूथ कभी पॉलिटिक्स में अपना फ्यूचर देख पाएंगे या फिर कहाँ देखें? बीजेपी का आप एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ तो टिकट मिलना मुझे लगता है बड़ा मुश्किल सा काम, मुझे ऐसा लगता है। आप अगर समझाएं तो अच्छा होगा, इतने सारे लोग देख रहे हैं, वो समझ पाएंगे कि उन्हें भी टिकट कभी मिल सकती है। कांग्रेस, बीजेपी ऐसी पार्टियां हैं जहां टिकट मिलना ही एक स्वप्न है, मुझे ऐसा लगता है, और जिन्हें मिलता है वो क्या क्राइटेरिया होता है मुझे नहीं पता। तो आप कैसे देखते हैं ये सारी पार्टियां यूथ को क्या कोई स्पेस दे भी रही हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए? एक जो थोड़ा सा मैं मानता हूं ड्रॉबैक है अभी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, वो ये कि हमारे पास बहुत स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म्स नहीं है नए लोगों को, युवाओं को पॉलिटिक्स में लाने का। आइडियली मैं चाहूंगा कि ऐसे मैकेनिज्म्स हो जिसमें किसी को भी अगर पॉलिटिक्स में आना हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी बात। वो आ सके, वो एक इंटर्नशिप कर सके, वो ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस ले सके, वो उसके बाद डिसाइड करे ये आने लायक है नहीं है, वो वॉलंटियर बन सके, वो पार्ट टाइम कर सके, फिर उसे लगे कि ये मेरी लिए चीज है तो फुल टाइम भी कर सके। तो इस प्रकार के मैकेनिज्म्स होने चाहिए। वो इंडिया में भी एग्जिस्ट नहीं करते या एकदम ना के बराबर है। तो ये एक मैं ड्रॉबैक मानता हूं, और यही एक सबसे बड़ा रीजन है जो आप कह रहे हैं कि जो यूथ है, नए लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो पॉलिटिक्स में नहीं आ पाते। जैसे कई लोग आना चाहते, मैडम मैं रास्ता ही नहीं दिखता। मैं हाँ। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे मैसेजेस, आधा से ज्यादा मैसेजेस सोशल मीडिया पे जो आते हैं वो इसी के आते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और मैं कुछ करना चाहता हूँ और कैसे कर है सच में। हाँ। तो आइडियली आई वुड वांट कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म हो, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि अभी इंडिया में क्या है कि अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है तो आपको अपना सर्वस्व न्यौछावर करना होगा और फिर वो लीप ऑफ फेथ लेना होगा कि मैं सब कुछ छोड़ के मैं पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ, जो सबके लिए संभव नहीं है। सबके पास वो फाइनेंशियल बैंडविड्थ नहीं है, फैमिली के लेगेसी नहीं है पॉलिटिक्स की, तो एक प्रकार से वो फिर पागलपन हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो वो पागलपन सिर्फ हमारे आपके जैसे दो चार लोग शायद कर ले, लेकिन सब नहीं कर पाएंगे। फिर आप उसको मास स्केल पे रेप्लिकेट नहीं कर सकते, तो वो इनेबलर्स आपको लाने पड़ेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अभी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किला से एक ये दिया, आह्वान दिया कि हम 1 लाख वैसे नए युवाओं को पॉलिटिक्स में लाएंगे जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा। यस, हाँ, 15 अगस्त को दिया, फिर उन्होंने एक बार और उसको रिपीट किया 1-2 भाषणों में। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है अगर इसको हम लोग ढंग से कर पाए एक्चुअली। तो आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स का फेस ही चेंज हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन हो सकता है, राइट। और इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली, वी एज अ टीम आर going to work on this. In fact, very soon we are going to start this initiative. We are calling it 1 lakh politicians, और we are basing it on प्रधानमंत्री जी का कॉल पे ही, और हम लोग 1 लाख पॉलिटिशियंस वाले इनिशिएटिव को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनल लेवल में मैंने फील किया है और देखा है कि मतलब उस दरवाजे से पांव अंदर डालना कितना मुश्किल होता है। तो लगता है कि कम से कम जितना भी कर सके, कम से कम लोगों को थोड़ा एक्सपोजर हो, इंटर्नशिप हो, फिर उसमें से कई सारे लोग अपने आप देखेंगे कि वो प्लंज ले लेंगे। तो थोड़ा सा बस इनेबल करने की जरूरत है। जनता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए एमपी के, बिहार में, वहां से एक आईपीएस अधिकारी जिन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके उन्होंने चुनाव लड़ा बक्सर से, आप जानते हैं। लेकिन जनता का जो रवैया आया, उस चुनाव के जो नतीजे आए उसमें वो हार गए। लगभग 50,000 वोट वो लेके आ पाए थे, और ऐसा माना जाता है कि उनको हराने में सारी पार्टियां लगी, और ये ऐसा उसमें सब हैं, आपकी पार्टी भी शामिल। तो और खैर, ये तो चुनाव है, तो बिल्कुल कोई चाहेगा ही सामने वाला हारे, मैं जीतूं, इट्स वेरी सर्टेन। लेकिन पब्लिक को आप क्या कहना चाहेंगे? अब ऐसे लोग को अगर हम नहीं समर्थन दे पा रहे हैं, जो आईपीएस की नौकरी छोड़ के आ रहा है आपके पास कि मुझे कुछ करना, यंग है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये समस्या है या नहीं है, और इस समस्या का कोई समाधान आपको दिखता है? तो
इंसिडेंटली आनंद मिश्रा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या बात है। और इस पूरी दुविधा और पूरे दौर में हम लोगों ने बहुत बातचीत करी है। ये तो मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ कि क्या हुआ और नहीं हुआ है। बहुत स्ट्रेट आंसर नहीं है। देखिए, दो चीजें, मैं अगर बोलता जैसे बीजेपी में जाके पार्टी में कि यार मेरी डिग्री है, मैंने इंजीनियरिंग की बीआईटी मिश्रा से, XLRI से, और एशियन पेंट्स में काम किया, रमन सिंह जी के यहाँ था, मुझे कोई जगह दो, ठीक, तो मुझे कुछ अच्छी जगह दो, तो मैं शायद निराश होकर लौट जाता। बहुत सही। जब मैं वहां पहुंचा, और आप विश्वास नहीं करोगे, और मैंने रांची पहुंचकर वहां संगठन मंत्री जो हमारे थे, वो एक तरह से गार्जियन होते हैं संगठन के, उनको मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे काम करना चाहता हूँ, पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो एक दो बार उन्हें भी हमें देख के लगा कि यार ये लग तो नहीं रहा है कि कोई पॉलिटिशियन टाइप का ये तो उन्होंने बहुत अच्छे से ही बात करी, लेकिन उन्होंने लगा ठीक है, एक बार आया, बात करके फिर अपना चला जाएगा। हाँ, कब तक करेगा। हाँ, सही बात। मैं फिर गया, और फिर उन्होंने लगा कि यार ये जाने वाला नहीं है, ये इसको कुछ देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा क्या काम करोगे? मैंने कहा कि आप जो दे देंगे अच्छे से कर लेंगे। तो उन्होंने कुछ बहुत छोटा सा, तब तक 19 के इलेक्शंस चल रहे थे लोकसभा के, उसके लिए कैंपेनिंग चल रही थी, तो बहुत सारे काम तो थे ही उस समय। तो हमें उन्होंने कोई टेक्निकल काम छोटा सा दे दिया, जो ऐसे भी उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी। उन्होंने कहा पढ़ा लिखा ये तो कर लेगा, तो मैंने कर लिया। फिर मैंने बताया तो थोड़े खुश हुए, फिर उन्होंने दूसरा काम दिया, तीसरा काम दिया, और देखते देखते वो 10-15 दिन के अंदर उन्हें लगने लगा कि यार ये डेडिकेशन। देन उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रोफेशनली करना चाहोगे क्या इसे, मतलब बहुत सारी एजेंसीज लगती हैं इलेक्शन कैंपेन में, तो आपको पे कर देंगी आपके काम के लिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं प्रोफेशनली नहीं करना चाहता हूं, मैं पार्टी के लिए करना चाहता हूं। तो वो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो आइडियोलॉजी उनको लगी कि आइडियोलॉजी से भी है और जेन्युइनली कंट्रीब्यूट करना चाहता है। 1 साल तक मैंने ये काम किया, लोकसभा में किया, फिर उसी साल विधानसभा इलेक्शंस थे, उसमें भी किया मैंने, पूरा बैकएंड मैंने देखा इलेक्शंस का। और 1 साल के बाद जब नई टीम बन रही थी बीजेपी की, तब मैंने कहा कि मुझे इसमें पद चाहिए। तो सिर्फ क्रेडेंशियल्स के कारण अगर मैं जाऊं और कहूं, उनको क्या लेना देना, मैं कहां से पढ़ के आऊं, क्या मैं पॉलिटिक्स में यूजफुल हूं कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां आपने कितना टाइम दिया, करेक्ट, कितना डेडिकेशन आपका देख पाया पार्टी को, बिल्कुल। तो अब जनरल जनता पे भी जाते हैं इसी प्रकार से। तो जनरल जनता क्या होती है, मैं आपकी बात को मानता हूं कि अच्छे लोगों को चुनना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन जनता भी थोड़ा टाइम लेती है जज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें क्या हुआ है कि कोई आया है, चुनाव लड़ा है, और चुनाव हार गया है, उसके बाद गायब हो गया, फिर दोबारा नहीं आया कभी। बहुत सारे ऐसे जो फिर चुनाव, बहुत है ऐसे, बहुत सारे ऐसे हैं, और आपको दिखेंगे जैसे बॉलीवुड के हैं, इसमें भी रह के ये काम कर चुके, बॉलीवुड के हैं ऐसे, बहुत बड़े हीरो बन गए, तो जाके चुनाव लड़ लिया, जीत भी गए, फिर उसके बाद 5 साल गायब हो गए। अच्छा, इस पे आपसे सवाल है कि ये जो सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस एक तरीके से, ये सच में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और फिर उसके बाद से दिखते नहीं, तो बीजेपी में भी इसमें बहुत आगे है, सिंगर्स को, एक्टर्स को, किसी किसी को टिकट देने में। मैं आ रहा हूं उस पर। तो जनता के बीच आपको कॉन्फिडेंस सेट करना पड़ेगा कि आई एम हियर, आई एम अ ट्रू पॉलिटिशियन, मैं सीरियस पॉलिटिशियन हूं, मैं बस इसलिए नहीं कि एक फैड है, एक चला हुआ है तो मैं भी आ गया हूं। तो वो कॉन्फिडेंस आप जैसे इंस्टिल कर पाएंगे तो कर लेंगे। तो दोनों तरफ से वो प्रोसेस चलना चाहिए। आपने उनका लोकसभा का पूछा, मुझे बहुत विश्वास है, आनंद मिश्रा भी अब ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आगे मुझे बहुत उनका ब्राइट फ्यूचर दिखता है, आप देख लीजिएगा, इन मार्क माई वर्ड्स। सेकेंड, हम जो सिंगर्स को, बॉलीवुड वाले स्टार्स को, इनको टिकट देते हैं, अगेन इन अ डेमोक्रेसी वी गेट द लीडर्स वी डिजर्व। तो वो टिकट इसलिए देना पड़ता है क्योंकि पब्लिक उन्हीं को वोट देती है, राइट? अभी वो पब्लिक सिंगर को वोट दे रही है, लेकिन बेचारा जो जिंदगी भर वहां जमीन पे काम कर रहा है, उसको वोट नहीं दे रही है। तो पार्टीज विनेबिलिटी के लिए लड़ती हैं, इलेक्शन जीतने के लिए लड़ती हैं। तो दोनों तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एज वोटर्स हम क्या मांग रहे हैं, किस प्रकार के कैंडिडेट्स मांग रहे हैं। एज वोटर्स हम डिमांड कर रहे हैं कि मेरे को एक पढ़ा लिखा आदमी दो, और पढ़ा लिखा आदमी को लेके आता है तो हम उसको 400 वोट देके हरवा देते हैं। बहुत सही। तो फिर पढ़ा लिखा से क्यों लेके आएगा? हाँ, फिर तो वो सिंगर्स ही कोचिंग, उनको जीतना है, किसी भी पार्टी को जीतना है। अभी बिहार में एक नई पार्टी आई है, जनसुराज, हमने पहले भी बात, माना जा रहा है कि बिहार में जो राजनीति, पिछड़ी हुई एक राजनीति है, उसको वो कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं, बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, बिहार को और पावरफुल बनाने की बात कर रहे हैं, खासकर अलग अलग दृष्टिकोण से। उसमें व्यापार भी बहुत हद तक शामिल है। कितना जमीनीपन है इसमें, या ख्याली पुलाव है, या फिर क्या आने वाले, अब इलेक्शन आने भी वाला, कुछ होगा जनसुराज? मैं उस इनिशिएटिव को बहुत अच्छा इनिशिएटिव मानता हूं। इस फैक्ट को कि प्रशांत किशोर ने पदयात्रा की, और बिहार के ज्यादातर हिस्सों में घूम चुके हैं, अभी भी घूम रहे हैं, मैं इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करता हूं। चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी से आए,
उसे मैटर नहीं करता है। कोई व्यक्ति जो जमीन पे जाके लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहा है, बात कर रहा है लोगों से, अप्रिशिएबल। अभी उन्होंने पार्टी भी बना ली है उसकी, अब बनी। अब पार्टी कितना सक्सेसफुल होती है नहीं होती है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कई बार गलती हमसे क्या होती है, जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने कहा, हम देखते हैं कि अगर हमारा इंटेंशन सही है, लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारा इंटेंट अच्छा है, तो हमें वोट भी दे देंगे। ये अक्सर ट्रू नहीं होता है। तो वो वोट के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, राइट। वो कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है, वो फील कराना होता है कि हम लोग सीरियस प्लेयर्स हैं, हम लोग आए गए वाले नहीं है। और इनफैक्ट देखिए, इतना हल्ला होने के बावजूद अभी 4 बाई इलेक्शंस हुए बिहार में, और मुझे लगता है 4 में शायद जमानत जब्त हो गई या 3 में जमानत जब्त हो गई। कहीं भी कुछ अच्छा तो नहीं दिखा कहीं। तो अगेन वो इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, लेकिन पॉलिटिक्स इज अ वेरी ब्रूटल फील्ड और बहुत लॉन्ग टर्म है, तो सस्टेन करना पड़ेगा। नया नया में अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे उसमें से। क्या प्रशांत किशोर जी ने गलती की शुरू में ही जात पात की बात करके कि जहाँ जाति जैसे यादव जहाँ ज्यादा हैं तो हम उनको देंगे टिकट, लाइक ऐसी बहुत सारी मुझे लगता है ऐसी बातें हुई उनसे, और उन्होंने कास्ट की बात की, खुल के की। क्या ये गलती थी? आई डोंट नो, उनका कुछ थॉट प्रोसेस रहा होगा उसमें। सो फॉर एग्जाम्पल, आइडियली मैं अगर आप रिप्रेजेंटेशन की बात कर सकते हैं ब्रॉड स्केल पे, आप ये बात कर सकते हैं कि सबको एक हक मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। लेकिन जब उसको मैं बहुत निचले लेवल पे ले जाके ये करने लगूंगा कि न्यूमेरिकली जो जहां ज्यादा है उसको मैं ऐसे ऐसे टिकट्स दूंगा, तो मैं फिर वही कर रहा हूं जो ट्रेडिशनल पार्टीज कर रही हैं। बस तो फिर मैं डिफरेंशिएट कैसे कर रहा हूं अपने आप को? लोग तो यही समझेंगे कि जैसे बाकी वैसे आप भी। तो आप बात कीजिए, आप लोगों के हक की बात कीजिए, आप बात कीजिए कि रिप्रेजेंटेशन होगा। लेकिन जब आप उसके अब उसमें चले जाएंगे ना कि अब इसका वोट ज्यादा है तो इस जात को देंगे, इसका वोट ज्यादा है तो इस जाति को देंगे, तो मैं तो फिर उसी ट्रैप में फॉल कर रहा हूँ जिसमें जिसमें सब में पहले से फिर से 1000 है तो आप 1001वां क्यों बन रहे हैं उसमें? तो वो दिस इज अगेन माय पर्सनल थॉट, उनका कुछ थॉट रहा होगा उसमें शायद, स्ट्रैटेजी। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारे से ऐसा लगता है कि अब भाजपा की भी बीच में ऐसे नारे सुनने को मिल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, तो सबका साथ सबका विकास, ये जो नारा था, क्या इससे विश्वास उठ चुका है भाजपा? नहीं, दोनों को एग्जिस्ट करता है। अच्छा, यस, बहुत क्लियर है बीजेपी की आइडियोलॉजी। अगर आप डेप्थ में जाएंगे, पढ़ेंगे, तो हम बहुत क्लियरली बोलते हैं कि सबको इक्वली ट्रीट करेंगे और किसी को प्रेफरेंस नहीं देंगे। गुड, ठीक है। नाउ दिस अप्लाइज अक्रॉस। बट ये जो बुलडोजर चलते हैं ऐसा माना जाता नहीं, आता हूं उस पर। तो दिस अ वेरी क्लियरली स्टेटेड प्रिंसिपल्स विज़-अ-वी कांग्रेस, लेट्स से, एंड बहुत क्लियरली मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस ने ऑफन एट टाइम्स, ये प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने बोला था, देश के रिसोर्सेस पे सबसे पहला हक देश के माइनॉरिटीज का है, विच एसेंशियली मैं, तो अपना वो प्रिंसिपल है। अब क्या हुआ है, पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे, खास करके जब से जो 2014 के बाद एक मैंडेट आया बीजेपी को, और वो मैंडेट माना जाता है लार्जली इसलिए आया क्योंकि हिंदू कंसोलिडेशन हुआ, राइट। हम एक जो कल्चरल प्राइड था हमारे हिस्ट्री में वो हुआ, हमने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया कि वी आर कल्चरली वेरी रिच, सर्टेन काइंड ऑफ हिंदू प्राइड आया। एंड व्हेन आई से हिंदू, आई डू नॉट इवन से रिलीजन, इट इज मोर ऑफ आवर कल्चरल आइडेंटिटी। जो सिंधु नदी के किनारे जो रह रहे हैं सब हिंदू हैं सर, उस वाले आइडेंटिटी से मैं बोल रहा हूं। नाउ दी ऑपोजिशन पार्टीज, उनको क्या दिख रहा है कि ये कंसोलिडेशन जितना ज्यादा होगा, हमारे सरकार में आने के चांसेस उतना खराब होगा। तो ये बहुत टैक्टफुल है। आप देखिए, इसमें कोई इमोशंस नहीं है। तो आप देखिएगा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, और भारत जोड़ो यात्रा में पूरे रास्ते सबकी जाति पूछते चल रहा है। अच्छा, सबकी जाति पूछ आपने देखे होंगे वो वीडियोस, वो पत्रकार सवाल पूछ रहा है, तुम कौन सी जात से आते हो, वो कोई ड्राइवर बैठा, तुम कौन से जात से आते हो, वो वो फिर बीच में उन्होंने एक दिया कि वो सारे सेक्रेटरीज ओबीसी से नहीं है। फिर एक दिन मिस इंडिया वाले कंटेस्टेंट पे बोलने लगे कि मैं देख रहा था डेटा कि मिस इंडिया के कंटेस्टेंट में दलित्स नहीं है। ये तो गलत। दैट इज वेरी टैक्टफुल इन द सेंस दैट दे वांट कि ये जो कास्ट लाइंस है ये ब्लर नहीं होनी चाहिए। जैसे वो कास्ट लाइंस ब्लर होने लगेंगी, फिर मुश्किल होगा उसको वो वापस आने में। तो वो बहुत क्लियर एक फाइट है दोनों साइड्स के बीच। और आप देखेंगे बार बार, इनफैक्ट यूपी में आप देखें, अखिलेश का समीकरण क्या बोलते हैं, पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी। यार आप तो बोलते हो मैं सबके लिए हूं, तो फिर क्यों ये सब कॉम्बिनेशंस बना रहे हो? सबके लिए रहो ना, जब आप बोल ही रहे हो तो। बिकॉज वो कास्ट लाइंस के अक्रॉस जो फॉल्ट लाइंस है हमारे सोसाइटी के, वो फॉल्ट लाइंस को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना उनके कॉम्बिनेशन उतने उससे स्ट्रॉन्ग बनेंगे। बहुत सारे सवाल हम लोगों ने आपसे पूछे और उसके आपने
खुद बखूबी जवाब दिए, कई सारे कॉन्सेप्ट मेरे भी क्लियर हुए, जिन चीज़ों को लेके मैं सोचता था कि ऐसा क्यों है, लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते जब अच्छे लोग आ रहे हैं, आईपीएस अधिकारी ऐसे लोग आ रहे हैं। लेकिन वो जो बात है कि एज ए पॉलिटिशियंस जनता का फेथ जीतना, ये सारी बातें वो सारी कमाल की बात। अब थोड़ी सी बुक पे हम लोग बात करेंगे, इसकी हिंदी वर्जन आप कब ला रहे हैं, पहले तो ये बता दीजिए, क्योंकि मैं और मेरे जैसे लाखों लोग इसकी हिंदी वर्जन का इंतजार कर रहे हैं कि ये हिंदी में किताब कब आएगी। और कुछ और कहानियां इस किताब से, बहुत सारे लोग इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं। और अभी तो शायद जो इंग्लिश जानकार लोग हैं या जिनको इंग्लिश में किताबें पढ़ने का शौक है वो लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन हिंदी आने के बाद मुझे लगता है बच्चा बच्चा पढ़ेगा आपकी ये किताब। हिंदी आएगी, मुझे भी इनफैक्ट बहुत जल्दी है लाने की, बिकॉज जैसे आपने कहा बहुत सारे लोगों ने रीच आउट किया है और हिंदी लाने के लिए इनफैक्ट वो प्लान में हमेशा से रहा है। इंग्लिश में लिखने का इंटेंट बस यही था कि जो नैरेटिव्स बनते हैं और जो इंटेलेक्चुअल क्लास है और जहां तक ये बात जारी कम पहुंचती है इनफैक्ट, और जो वेस्टर्न मीडिया है वो इंग्लिश पढ़ता है, और इसलिए मैंने पहले इसे इंग्लिश में लिखी। बट इंटेंट हमेशा से ये रहा है कि वाइडर ऑडियंस तक जाए और हिंदी में आएगी। इनफैक्ट मैं अभी साथ में ट्रांसलेशन की कॉपी लेके ही घूमता रहता हूँ और जब भी समय मिलता है तो वैसे ठीक करता हूँ, तो बहुत जल्दी आनी चाहिए मेरे ख्याल से। या ढेर सारी शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से रहेंगी। कुछ कहानियां इसमें से, सिवान की कुछ कहानियां आपने इसमें जिक्र किया। हाँ, शहाबुद्दीन पे पूरा इनफैक्ट एक चैप्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसको मैंने चैप्टर का नाम दिया है बाल्कनाइजेशन ऑफ बिहार। एसेंशियली कि बिहार इतने हिस्सों में बट गया था और वो हिस्से अपने आप में एक तरह से वो स्टेट्स थे, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था, जो और वहाँ का नेता था उसका कंट्रोल था। करेक्ट, और गवर्नमेंट कंट्रोल करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि लालू ने एक तरह से वो हिस्से किसी न किसी नेताओं को दे दिए थे कि तुम देख लो वहां पे, ये तुम्हारा एरिया है, तुम्हारे एरिया, तुमको जो करना है वो करो करो, मेरे तक कंप्लेन नहीं आनी चाहिए बस। तो वो जो सिवान वाला पूरा एरिया वो शहाबुद्दीन के हवाले था। जो पूर्णिया किशनगंज का इलाका है वो पप्पू यादव के हवाले था। सीमांचल का इलाका तस्लीमुद्दीन के हवाले था। सर नोटेरियस। हाँ, गया जहानाबाद का बेल्ट सुरेंद्र यादव के हवाले था। तो इस प्रकार से तो सिवान में तो शहाबुद्दीन का इनफैक्ट ऐसा टेरर था कि कोई भी व्यक्ति जो सिवान से आता है, आप उसके जब मुंह जबानी ये सब सुनेंगे कि पूरे सिवान में जैसे किसी भी और पार्टी का झंडा नहीं लगता था आरजेडी का हटा के। अच्छा, हाँ, एकदम सिंपल स्टेटेड प्रिंसिपल था, किसी पार्टी का आपने झंडा लगा दिया तो आप अपनी मौत को मतलब दावत दे रहे हैं। हाँ, जो दुकानें होती थी उसमें शहाबुद्दीन के फोटो फ्रेम किए हुए लगे होते थे, ये दिखाने के लिए कि हम तो आप ही के हैं। मार्केट से हफ्ता तय था कि जाना है। जो डॉक्टरों की फीस होती थी वो शहाबुद्दीन तय करते थे। सिनेमा हॉल के टिकट का प्राइस शहाबुद्दीन तय करते थे। कोई भी किन्हीं पार्टियों के बीच विवाद होता था तो पुलिस और कोर्ट में कोई नहीं जाता था, शहाबुद्दीन के पास जाते थे। शहाबुद्दीन फैसला सुनाते थे, और लोअर कोर्ट के तो जजमेंट्स को आप चैलेंज भी कर सकते हैं हायर कोर्ट में। शहाबुद्दीन ने फैसला दे दिया, फिर वो कोर्ट में नहीं जा सकता है, क्योंकि फिर उनकी तौहीन हो जाएगी वो, तो उनका वो फैसला अंत आखिरी है। और इस प्रकार से अनचैलेंज्ड आप बोल सकते हैं। 90 में विधायक का चुनाव जीत के आए शहाबुद्दीन। 2004 में उनका अरेस्ट हुआ, 4 या 5। 15 साल उस पूरे एरिया में, मतलब आप कह सकते हैं कि शहाबुद्दीन की इजाजत के बिना एक्चुअली मतलब परिंदा भी नहीं उड़ सकता था। और इनफैक्ट ऐसा ही एक केस होता है कि जब सिवान के मार्केट में उनका हफ्ता वसूल होता था और शहाबुद्दीन के कुछ लोग एक दुकान पे जाते हैं, चंदा बाबू की दुकान होती है। चंदा बाबू के 3 बेटे होते हैं, और जो 2 बेटे होते हैं उस समय वो दुकान पे होते हैं, तीनों बेटे दुकान पे होते हैं इनफैक्ट। तो शहाबुद्दीन के लोग आते हैं और अपना हफ्ता वसूल करने आते हैं, तो कुछ नोक झोंक दोनों में हो जाती है। और नोक झोंक में क्या होता है, एक बेटा जो होता है वो पास में दौड़ के जाता है और एक बैटरी की दुकान होती है वहां से वो एसिड लेके आता है डराने के लिए कि भागते हो कि मैं फेंक दूं तुम्हारे ऊपर। तो लोग उस समय तो चले जाते हैं और बाद में पूरे दलबल के साथ आते हैं और चंदा बाबू के तीनों बेटों को पकड़कर उठाकर ले जाते हैं खेत में। और वहां पे एक बेटा उसमें से भाग जाता है, बाकी 2 बेटे जो वहां रहते हैं उसे एसिड डाल के पूरी तरह तेजाब डाल के वो नहला के जला देते हैं। एक बेटा भाग जाता है वहां से, वो आता है। चंदा बाबू बहुत ये हल्ला होता है इस पे, चंदा बाबू इसको फाइल करते हैं FIR, तमाम डराने के बावजूद, तमाम हथकंडे के बावजूद। कोर्ट में जाता है केस, कोर्ट में केस चलता रहता है, सालों साल चलता है इनफैक्ट। जो सबसे छोटा बेटा था जो भाग जाता है वो खुद गवाह होता है इस केस में,
और 2015 के आसपास, 15 या उसके पहले, मैं डेट एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, के आसपास जब गवाही होनी होती है फाइनल कोर्ट में कन्विक्शन के लिए, उसके एक दिन पहले जो छोटा बेटा होता है उसको भी उठा लिया जाता है, उसको मार डाला जाता है। जस्ट एक दिन पहले। एक दिन पहले, और जस्ट हफ्ते भर पहले उस बेटे की शादी हुई रहती है, राइट। और चंदा बाबू और उनकी पत्नी जिंदगी भर वो उसके लिए लड़ते रह जाते हैं। फाइनली शहाबुद्दीन कन्विक्ट होते हैं उसमें, और लेकिन तब तक तो खेल खत्म हो चुका होता है। तो ऐसे कितनी ही स्टोरीज हैं। इनफैक्ट एक और स्टोरी है वहां की, शिवान में एक बहुत फेमस लेफ्ट के लीडर होते हैं चंद्रशेखर यहीं के जेएनयू से पढ़े होते हैं, और जेएनयू जो स्टूडेंट यूनियन होती है जेएनयू के, उसके प्रेसिडेंट रहते हैं। इनफैक्ट जो उनका स्टूडेंट विंग होता है एसएफआई, उसके वो माने जाते हैं कि उन्होंने उसको पूरा खड़ा किया। और सेवा भाव से वो सीवान पहुंचते हैं, कहते हैं मैं अपनी जमीन पे काम करूंगा, और वहां पे काम करना स्टार्ट करते हैं। वहां पे करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो भी अत्याचार होता है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, और एक बहुत लवेबल नेता के रूप में उभरने लगते हैं वो सीवान में। और शहाबुद्दीन को वो फिर थ्रेट के तौर पे दिखने लगते हैं। और एक दिन वो नुक्कड़ सभा कर रहे होते हैं शिवान के जेपी चौक पे, और वहां पे गोलियों से भुनकर उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और फिर बहुत उस पर फिर और ऊपर उभरता है, बहुत हल्ला होता है, आम जनता सड़क पे आ जाती है। जो चंद्रशेखर का गांव होता है वहां से एक पदयात्रा हजारों की भीड़ में निकलती है, जेपी चौक तक जाती है। उस समय प्रधानमंत्री होते हैं आई के गुजराल 1 लाख रुपए का चेक ऑफर करते हैं चंद्रशेखर की मां को एज अ कॉम्पनसेशन। चंद्रशेखर की मां उसे लेने से इनकार कर देती है। वो कहती है मेरे बेटे का अपमान होगा, अगर आपको सच में न्याय दिलाना है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कीजिए जिसने ये किया है। कुछ होना तो था नहीं, क्योंकि वो सरकार भी चल रही थी। इनफैक्ट आई के गुजराल का प्रधानमंत्री बनना लालू के कारण बहुत हद तक हुआ था, तो कुछ होता नहीं है। जब यहां से जेएनयू के काफी सारे विद्यार्थी बिहार भवन पहुंचते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए चंद्रशेखर की हत्या के खिलाफ, तो शादू यादव वहां पे बिहार भवन में होते हैं और उन पर गोलियां चलवाते हैं, जो जेएनयू से बच्चे आते हैं जी। तो ऐसे लोग अगर बोले कि हम पिछड़ों को और वंचितों को आवाज दिलाते हैं और उनके लिए खड़े हैं, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। चारा घोटाले में फाइनली वो कन्विक्ट हुए, कैसे हुआ ये पूरा उजागर? चारा घोटाला एक बड़ा इंटरेस्टिंग घोटाला था, क्योंकि इससे पहले लोगों ने दूसरी चीजों में घोटाले सुने थे। सड़कें बनाने में घोटाले हो गए, बाकी चीजों में घोटाले हो गए, ये चारा में कैसे घोटाला हो सकता है? तो पशुपालन विभाग एक जो विभाग होता है उसमें बेसिकली पशुओं के लिए जितने भी सप्लाईज होते हैं वो विभाग देखता है, चाहे वो चारा हो, चाहे उनके लिए दवाइयां हो, रख रखाव हो, प्रजनन हो, जितनी भी चीजें होती है तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट देखता है। और एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसपे किसी का ध्यान नहीं जाता है अक्सर, कुछ खास ध्यान नहीं जाता है। तो 1996 की बात है, और उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं वीएस दुबे। तो उन्होंने इनफैक्ट रिकॉल किया है अपने एक मेमोयर में कि 1996 के आसपास काफी अक्सर क्या होता था कि न्यूज़पेपर्स में देखते थे, मुझे भी याद है इनफैक्ट, कि न्यूज़पेपर्स में फ्रंट पेजेस पे हमेशा होते थे कि सरकारी शिक्षकों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, लिपिकों को 8 महीने से वेतन नहीं मिला। ये बहुत स्टैंडर्ड होता था बिहार में, तो खूब सैलरी टाइम पे मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात। तो ये दुबे ने कहा कि यार ऐसे भी हम लोग जो स्टेट का बजट है वो खर्च नहीं कर पाते हैं, लौट जाता है सेंटर वाले असिस्टेंट्स भी, तो फिर पैसा कहाँ जा रहा है कि हम अपने लोगों को सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं, राइट। तो उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स को चेक करना स्टार्ट किया कि सारे डिपार्टमेंट्स का क्या लोकेशन है और कितना खर्च हो रहा है। तो उनको थोड़ा सा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में गड़बड़ दिखा, कितना एलोकेटेड और कितना खर्च है। तो उन्होंने एक लाइन का फैक्ट सबको डाला, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे, कि अपने अपने यहाँ का एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का थोड़ा आय व्यय चेक करो कितना है। तो सबसे पहला चाईबासा में अमित खरे साहब वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, जो अभी पीएमओ में सेक्रेटरी टू पीएम है इनफैक्ट। अच्छा, हाँ, तो वो चाईबासा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, और चाईबासा के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट तो रेड डालते हैं, बहुत एक अपराइट ऑफिसर, ऑनेस्ट ऑफिसर रहे हैं वो, और रेड डालते हैं तो उनको भी इतना सरप्राइज होता है कि उसमें बहुत सारी खामियां उनको दिखती है। उनको दिखता है, एक तो सबसे पहले आधे फाइल गायब थे जो थे, उसमें भी उनको दिखता है कि जो खर्च दिखाए गए हैं, एक तो जो उसका बजट है उसके 3 गुना इन्होंने खर्च कर दिया है। 100 रुपए के बजट पे 300 रुपए खर्च किया। 300 ऐसा क्या जरूरत आन पड़ा कि 300 रुपए का खर्च हो गया। फिर उन्होंने देखा कि जितने भी बिल्स हैं, वाउचर्स, उसमें सारे के सारे फेक है, राइट। बहुत अनियमितताएं दिखी।
इसी प्रकार से दुमका ट्रेजरी पे जब रेड किया गया तो वहां पे सिमिलर स्टोरी दिखी। फिर रांची में डोरंडा ट्रेजरी पे जब रेड एनिमल हस्बेंड्री पे रेड किया गया वहां भी वैसे ही दिखा उनको। तो एक पैटर्न दिखने लगा कि सारे जिलों में यही हो रहा है, राइट। और जब उसका फिर स्केल, जब सारे डॉट्स कनेक्ट होने लगे तो पता चला कि बहुत बड़ा स्कैम है और इसमें सब लोग इन्वॉल्व है, इसमें सब लोग इन्वॉल्व है। और ये करीब करीब 900 करोड़ रुपए का घोटाला है। 900 करोड़ रुपए 1997 में, सोचिए आप, अभी बजट भी नहीं होता था कितने स्टेट्स का 900 करोड़ रुपए उस समय। तो 900 करोड़ रुपए का घोटाला सामने निकल के आ गया। अब जब घोटाला सामने निकल के आया, बहुत हल्ला हुआ इस पे, तो अब लालू फिक्स में आ गए कि करे तो करे क्या। तो लालू ने सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा दबाने के लिए क्या किया कि हाँ मैं ये पिछली सरकारों ने किया है तो मैं इस पे वन मैन कमेटी बनाता हूं जो इसकी जांच करेगी। तो लालू ने एक वन मैन कमेटी बनाई। फिर कुछ दिनों के बाद जो वन मैन कमेटी के वो व्यक्ति थे उन्हीं का नाम चारा घोटाले में आने लगा, उनका खुद का भी नाम आने लगा। तो हुआ कि यार ये तो फिर आई वॉश है। तो फिर हाईकोर्ट ने इसमें फिर कहा कि चूंकि लोग खुद जो इसमें सम्मिलित है वो इसकी जांच नहीं करा सकते तो सीबीआई को उसको सौंपना होगा। तो हाईकोर्ट ने फिर सीबीआई को उस केस को दे दिया। जैसे सीबीआई को केस दिया तो सबसे पहले तो लालू देवगौड़ा के पास गए और देवगौड़ा उस समय मुख्य प्रधानमंत्री थे और थोड़ी सी दोनों में पहले से अनबन रही थी लालू और देवगौड़ा में। तो देवगौड़ा चाहते थे कि ये जांच हो। तो इनफैक्ट मैंने बुक में भी कोट किया है, दोनों के बीच एक बहुत कहासुनी होती है जब लालू वहां पहुंचते देवगौड़ा के यहाँ, और लालू बोलते हैं कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी आपको प्रधानमंत्री बनाना, हमने आपको समर्थन दिया प्रधानमंत्री बनने के लिए, सबसे बड़ी भूल थी। और दोनों में बहुत कहासुनी होती है, दोनों रोने लगते हैं। इसको मैंने बुक में कोट किया है। तो तब तक सीबीआई की इंक्वायरी चालू हो जाती है। फिर बीच में होता क्या है कि देवगौड़ा जी की सरकार गिर जाती है, इंद्र कुमार गुजराल नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं। आईके गुजराल से बहुत अच्छे रिलेशंस रहते हैं लालू के, क्योंकि आईके गुजराल को सबसे पहले चुनाव भी लालू ने लड़वाया था पटना से, फिर राज्यसभा भेजा था। तो आईके गुजराल को बोलते हैं कि अब आपको तो ये जांच रुकवानी ही पड़ेगी और अब बिहार में जहां से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं हम आपको लड़वाएंगे, है ना। तो आईके गुजराल उनके साइड पे तो होते हैं, लेकिन उनके हाथ से भी चीजें निकल चुकी होती है क्योंकि केस बहुत बड़ा हो चुका होता है, हाईकोर्ट मॉनिटर कर रहा होता है। तो आईके गुजराल लेकिन जोगिंदर सिंह को फोन करते हैं जो उस समय सीबीआई के डायरेक्टर होते हैं और कहते हैं कि इस केस पे थोड़ा स्लो जाओ। तो जोगिंदर सिंह कहते हैं उस पे कि आप मुझे लिखित में दे दीजिए। तो आईके गुजराल कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री हूं, और जोगिंदर सिंह कहते हैं कि इस केस में तो प्रधानमंत्री का कुछ लेना ही देना नहीं है, हाईकोर्ट ने कहा है और सीबीआई इसमें इंक्वायरी कर रही है, हम दोनों के बीच का मामला, इसमें प्रधानमंत्री कहां से आते हैं। और ऐसे ऑफिसर्स भी हैं। हाँ, और फिर इनफैक्ट उस समय के जो होम मिनिस्टर थे वो भी फिर प्रेशर डालते हैं जोगिंदर सिंह पे ये किसी प्रकार से इसको। लेकिन तब तक केस बहुत बड़ा हो चुका था और इतना नेशनल मीडिया अटेंशन आ चुका था उस केस पे कि उसको कंटेन करना संभव नहीं था। और सीबीआई फिर उसमें चार्जशीट दाखिल करती है और गवर्नर से परमिशन लेती है अरेस्ट करने का। रैपिड एक्शन फोर्स बुलाया जाता है क्योंकि पटना में लालू का अरेस्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात, कोई सोच नहीं सकता था, असंभव। हाँ। और उस दशक में जब मतलब लालू की उंगली पे बिहार नाचता था तो किसी को विश्वास भी नहीं होता था कि कोई लालू को अरेस्ट कर लेगा। लेकिन लालू को फिर बहुत क्लियरली गवर्नर की तरफ से भी कम्युनिकेशन आता है कि या तो आप सरेंडर कर दीजिए नहीं तो अरेस्ट किए जाएंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लालू को भी दिखने लगता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, राइट, और ज्यादा मामला गंभीर हो जाएगा अगर वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और ओवररूल करने की कोशिश करेंगे। तो फिर वो अरेस्ट होते हैं, सरेंडर करते हैं, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना देते हैं और फिर राबड़ी अगले 7-8 साल तक ये करती हैं। और इनफैक्ट अब देखेंगे चारा घोटाला तो सिर्फ एक घोटाला है जो बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। ऐसे कितने ही घोटाले हैं बिहार में उस समय जिनको शायद वो मीडिया अटेंशन नहीं मिला और इस कारण से वो शायद केसेस भी उतने फास्ट ट्रैक नहीं हुए, वो कन्विक्शंस भी नहीं हुए, उतनी बदनामी भी नहीं हुई। बहुत सारे, इनफैक्ट एक बिटुमिन घोटाला था बिहार में। अच्छा। हाँ, बिटुमिन जो सड़कों में यूज होती है, राइट, अलकतरा, उसके घोटाले हुए और उसके मंत्री होते थे इलियास हुसैन और वो लालू के एकदम खासम खास होते थे और एक बहुत बड़ा बिटुमिन घोटाला हुआ। इनफैक्ट मैंने बुक में एक इंसिडेंट कोट किया है कि किस प्रकार से इलियास हुसैन एक बार दिल्ली से पटना आ रहे होते थे फ्लाइट से और उनके पास एक बैग थी पूरी नोटों से भरी हुई और उस समय मिनिस्टर्स वगैरह एग्जेम्प्टेड होते थे सब चेक से। तो पटना जैसी एयरपोर्ट पहुंचते हैं अपना बैग नोटों से भरा हुआ लेके और एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो लालू उनको सामने दिख जाते हैं। लालू खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे होते हैं और लालू कहते हैं कि ए हो इलियास भाई, बहुत सुंदर बैग लगा था, कहाँ से ले ला? तो इलियास कहते हैं कि
पालिका बाजार से ले ली है। तो कहे कितना में ले ला? तो बोलते हैं कि 2,000 रुपया में। तो अपने साथ में आदमी जो होते हैं उसको लालू बोलते हैं कि इलियास भाई के 3,000 रुपया दे दो, बैग लेके चला घर पे। तो ऐसे कितने ही स्कैम्स उस समय थे जो शायद चारा घोटाले की भव्यता में मैं कहूंगा छुप गए, है ना। सड़कों में, पुलों में, हर चीज में, हेल्थ में, एजुकेशन में, सब में करीब करीब आप देख लीजिए कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा जो घोटालों से अछूत होगा। बिहार को अगर बिहार 2.0 बनाना हो, कुछ खुद बेहतर बनाना हो, तो आपके क्या सुझाव होंगे? हमें बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसी कंसिस्टेंसी चाहिए डेवलपमेंट की ओर। तो देखिए, कोई भी बहुत नेचुरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल होता है कि जब कोई कंट्री या रीजन ग्रो करता है तो आप प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी से टर्शियरी सेक्टर की तरफ मूव करते हैं। एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज। बिहार प्राइमरी सेक्टर से कभी मूव ही नहीं कर पाया, राइट। तो हमें पहले इंडस्ट्रीज वहां चाहिए होंगे, हमें सर्विसेज सेक्टर साथ साथ डेवलप करना होगा, जिससे जॉब्स क्रिएट होंगे, मनी सर्कुलेशन होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। अभी हम सिर्फ एक कंज्यूमर इकोनॉमी है बिहार में, कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जो धान भी प्रोड्यूस करते हैं, जो फसल भी प्रोड्यूस करते हैं, वो भी कंज्यूम ही कर लेते हैं मोटा मोटा, राइट। खुद ही कंज्यूम कर ले, करेक्ट, बिल्कुल। तो एक पॉलिसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, सर्विसेज सेक्टर डेवलप हो। छोटे छोटे बीपीओ से स्टार्ट कर सकते हैं, जो डेवलप करना कितना आसान होता है। एक ऑफिस स्पेस ले लिया और मतलब 500 सीटर बीपीओ लगा दिया, यार कौन सी बड़ी चीज है। और इतने सारे तो बेरोजगार बच्चे हैं, बहुत। वॉइस ट्रेनिंग देनी है, वो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, वॉइस ट्रेनिंग। हिंदी वाले करा लो, इंग्लिश वाले भी कराएंगे तो लाखों मिल जाएंगे आपको, जो बच्चे होंगे, है ना। तो इसमें तो कुछ बहुत मेहनत लगना नहीं है, आपको सिर्फ उनको एक भरोसा दिला देना है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, या ऑफिस खोलोगे तो कोई आके आपसे ले भी नहीं मांगेगा। इतना ही भरोसा दिलाना बस जरूरी है, राइट। तो वो पॉलिसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जॉब्स क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। और किसी भी स्टेट में ना गवर्नमेंट को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है इंडस्ट्रीज लगाने में या जॉब्स लाने में। आपको सिर्फ एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना होता है, बाकी काम प्राइवेट सेक्टर खुद ब खुद कर लेता है, क्योंकि उसको भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए होते हैं। उसके लिए भी वो बॉम्बे सैचुरेट हो गया है, चेन्नई सैचुरेट हो गया, बैंगलोर सैचुरेट हो गया। वो भी चाहता है कि कहां पे मैं ऐसा इन्वेस्टमेंट डालूं कि रिटर्न्स मेरा हायर हो, मुझे लो कॉस्ट में लोग मिलेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, गुड़गांव में जो एक बीपीओ है, वहां के बच्चों को उसको 25,000 रुपए देना पड़ रहा है वॉइस कॉल्स के लिए। पटना में उसको 15,000 में मिल जाएगा, नहीं तो उसको भी फायदा होगा। तो वो भी आना चाहता है, लेकिन आपको बस उसको कॉन्फिडेंस देना होगा कि भाई आ जाओ, चला लोगे, कोई दिक्कत होगी तो फोन कर सकते हो। लॉ एंड ऑर्डर का डर जो है वो बेसिक, यानी बेसिक बिजली मिल जाएगी, सड़क मिल जाएगी, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली तुम्हें। तो वो पॉलिसी कंसिस्टेंसी आना बहुत जरूरी है। वो माइग्रेशन का रुकना बहुत जरूरी है। बिहार के गांव है जिसमें सिर्फ आपको या तो औरतें दिखेंगी, या बूढ़े दिखेंगे, या बच्चे दिखेंगे। माइग्रेशन तो बहुत, जवान दिखेंगे ही नहीं। और वो जवान कहीं कहीं दिल्ली में, सूरत में, बॉम्बे में सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी कर रहे हैं, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए की। एक छोटे छोटे कमरे में 10-10 लोग रहते हैं, आधे दिन में सोते हैं, आधे रात में सोते हैं, 5,000 में खर्चा चलाते हैं, 5,000 घर बेचते हैं, परिवार अलग रह रहे हैं, बहुत सी। तो इतना दयनीय स्थिति है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा वैल्यू एडेड जॉब्स के लिए आप बाहर जाए, वो ठीक है, वो आपकी चॉइस है कि मुझे, लेकिन कम से कम सर्वाइवल के लिए अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो वो फिर चॉइस से कोई नहीं जाता है। 10,000 रुपए कमाने के लिए कोई चॉइस से नहीं जाता है, वो मजबूरी में जाता है। वो मजबूरी में जा रहा है, तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा। उम्मीद यही है कि आगे आप जैसे और भी लोग पॉलिटिक्स को और बेहतर बनाएंगे, और शायद कुछ कमाल की पॉलिसीज लंबे वक्त तक चलेगी और बिहार की सूरत बदलेगी। मैं चाहूंगा जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स जरूर करके बताइएगा। और आप अगर इसकी हिंदी का इंतजार कर रहे हैं, हिंदी वर्जन का, तो मैं भी कर रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि फिर से हम मृत्युंजय शर्मा जी को बुलाएं, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर और लंबी बातें हम लोग करेंगे पॉलिसीज पे, पॉलिटिक्स पे, और अभी तो बिहार का चुनाव भी आने वाला है, तो बहुत सारी बातें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लेजर टू बी हियर।